जो अपन ने ग्राफ देखा था लास्ट वाला, दैट वाज माइटल रिगर्जिटेशन। इसके अंदर देखो, अगर तुम ध्यान से देखो, इसके अंदर जो है ये बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? ये जो डायमीटर है ये बढ़ रहा है। अब ये कैसे बढ़ रहा है ये थोड़ा सा एक बार समझो। देखो क्या हो रहा था इसके अंदर, मैं क्या बोल रहा था कि इसके अंदर माइट्रल रिगर्जिटेट हो रहा है। बोल तो माइट्रल वाल के द्वारा जो है, माइट्रल वाल कहाँ पे होती है सबको पता है, यहाँ पर होती है। तो ब्लड वो बैक फ्लो हो रहा था अपने एट्रियम के अंदर। तो सबको पता है कि यहाँ पर प्रेशर अपने को कम मिल रहा था, इतना तो अपना हो गया था। अब पॉइंट क्या है कि यहाँ पर डायमीटर बढ़ के क्यों आया? कल आई थिंक आंसर दिया था कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ रहा था, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कम हो रहा था। लेकिन अब स्ट्रोक वॉल्यूम को थोड़ा सा ध्यान से समझो। हमें क्या मिसकंसेप्शन होता है वो एक बार समझ लो। देखो स्ट्रोक वॉल्यूम हमको क्या लगता है कि हर वो वॉल्यूम जो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जा रहा है उसको अपन स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, बराबर। लेकिन ऐसा नहीं होता। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या है कि हर वो वॉल्यूम जो लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्ट कर रहा है। अब वो इजेक्ट कहाँ पे भी कर सकता है। अगर अपन मान ले कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, अगर वो ब्लड को एओर्टा में भेज रहा है तो ये भी स्ट्रोक वॉल्यूम में कंसीडर होगा। और ये जो बाहर की तरफ रिगर्जिटेट हो रहा है, अब सिस्टोल के अंदर भी सबको याद होगा कि बैक फ्लो हो रहा था, बराबर। क्योंकि सिस्टोल के अंदर भी अपन ने देखा था ना कि वो जो है वॉल्यूम बढ़ रहा था, बराबर। तो इसमें भी रिगर्जिटेट हो रहा था। तो इस वजह से जो है यहाँ पर भी जो जा रहा है और जो एओर्टा में भी जा रहा है, वो कलेक्टिवली उसको मिला के स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। तो अल्टीमेटली उसकी वैल्यू थोड़ी सी बड़ी मिलकर आती है। सबको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? समझ ल। हेलो। स्ट्रोक वॉल्यूम का बेसिक बेसिक मुद्दा है, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में। तो ये थोड़ा सा याद रखो, हमेशा स्ट्रोक वॉल्यूम ऐसा कंसीडर मत करो कि जो एओर्टा में जा रहा है। जो भी चीज जो लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्ट कर रहा है, भले वो कहाँ पे भी करे, तो उसको अपन स्ट्रोक वॉल्यूम बोलेंगे। अब लास्ट वाला ग्राफ अपन प्लॉट करते हैं, देखो ध्यान से समझो। लास्ट वाला ग्राफ कौन सा बाकी है अपना? लास्ट वाला ग्राफ है एओर्टिक रिगर्जिटेशन। एओर्टिक रिगर्जिटेशन। तो अपन अपना पहले नॉर्मल वाला ग्राफ बना देते हैं। नॉर्मल ग्राफ कैसे बनाना है? वाई एक्सिस, फिर एक्स एक्सिस, फिर यहां से यहां पर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। ठीक है, तो ये नॉर्मल वाला ग्राफ है। अब एओर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर मैं एक बार हार्ट को फिर से लेके आता हूं, ध्यान से समझो। हाँ ये देखो, अब एओर्टिक रिगर्जिटेशन का कंसेप्ट समझो। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है, ये जो वॉल्व है, रिगर्जिटेशन मतलब फटाफट टाइप करके बताओ, ओपनिंग की क्लोजिंग किसमें दिक्कत है? फटाफट जितनी बार बोलोगे उतना याद रहेगा तुमको। इसमें दिक्कत, क्लोजिंग में दिक्कत, करेक्ट। ठीक है, रिगर्जिटेशन मतलब क्लोजिंग में दिक्कत है। अब ये जो अपनी एओर्टिक वाल्व है, कब क्लोज होनी चाहिए? सिस्टोल की डायस्टोल? कब क्लोज होनी चाहिए? सिस्टोल की डायस्टोल? डायस्टोल, करेक्ट। डायस्टोल के अंदर अपनी एओर्टिक वाल्व क्लोज होनी चाहिए, बट ये क्लोज नहीं हो रही। जिस वजह से क्या होगा, एओर्टा में का वॉल्यूम ऑफ ब्लड कहां पर आएगा? अपने लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। तो अब सोचो, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर डायस्टोल के अंदर एक तो ये एओर्टा से भी ब्लड आ रहा है, उसके साथ साथ अपने एट्रिया से भी ब्लड भर रहा है। डायस्टोल के अंदर सबको पता है कि ये जो वाल्व है माइट्रल, ये भी ओपन होता है और ये वाला भी रिगर्जिटेट हो रहा है। तो अल्टीमेटली एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो मैं इसको यहां से यहां पर लेके गया। देखो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। इतना सबको समझ में आया? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, समझ ले ऑर्डर। ऑल राइट, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। अब इसके बाद कौन सी फेज है? इसके बाद जो है अपना आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन आता है। अब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या है, सभी के सभी वाल्व्स क्या होने चाहिए? क्लोज होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर सबके सब वाल्व्स क्लोज नहीं हो रहे, अपन बोल रहे एओर्टिक वाल्व के क्लोजिंग में दिक्कत है। तो इस वजह से क्या होगा, ब्लड क्या होगा? रिगर्जिटेट होगा। कहां से कहां पे रिगर्जिटेट होगा? अपने यहां से यहां पर रिगर्जिटेट होगा। तो ये तो हो गया ऑलरेडी। अपन किस पे आ रहे थे? एक सेकंड, मेरे को कंफ्यूज हो गया मैं थोड़ा सा। क्या बोल रहा था मैं? अपना ये हो गया, ये रिगर्जिटेट हो गया, इसलिए एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, ये तो डायस्टोल का था। अब सिस्टोल के अंदर पहला फेज आता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। कौन सा आता है पहला फेज? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर नॉर्मली सभी के सभी वाल्व्स क्या होने चाहिए? क्लोज होने चाहिए। एक चीज हमेशा याद रखो, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन रहो या फिर आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन रहो, यहाँ पर जो ब्लड है वो ब्लड क्या होने वाला है? वेंट्रिकल के अंदर बढ़ने वाला है, क्योंकि रिगर्जिटेट होके वापस आ जाएगा। अल्टीमेटली हर जगह पे आइसोवॉल्यूमेट्रिक के अंदर वाल्व क्लोज होनी चाहिए थी, लेकिन वो क्लोज नहीं हुई है और आयोटा के अंदर ज्यादा प्रेशर है। सबको समझ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं? सभी के सभी वाल्व्स आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होने चाहिए थे? क्लोज होने चाहिए थे। बट यहाँ पर क्या है, ये वाली वाल्व अच्छे से क्लोज नहीं हुई है, आयोटा वाली। तो इस वजह से क्या होगा, आयोटा के अंदर ऑब्वियसली ज्यादा प्रेशर है, तो वो फिर से रिगर्जिटेट होगा अपने वेंट्रिकल के अंदर। सबको समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर भी ब्लड रिगर्जिटेट होगा। इस वजह से अब वॉल्यूम क्या होगा? वेंट्रिकल का बढ़ेगा। तो वॉल्यूम कैसे बढ़ेंगे? अपन ऐसे बढ़ेंगे,
समझ में आ रहा है? वॉल्यूम ऐसे क्यों बढ़ा है? क्योंकि इस साइड में एक्सिस है वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ऐसे बढ़ेगा। इतना समझ में आया? एवढं समजलं? बढ़ गया वॉल्यूम। समजलं की नाही? अरे मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो, समजलं की नहीं? ठीक है, बहुत सिंपल है। वॉल्यूम बढ़ रहा है, मैंने क्या बोला, आइसोवॉल्यूमेट्रिक के अंदर सभी के सभी वाल्व्स क्लोज होने चाहिए थे, बट अपनी एओर्टिक वाल्व क्लोज नहीं है। तो अगर ये क्लोज नहीं है और एओर्टा का प्रेशर ज्यादा है अपने वेंट्रिकल के प्रेशर से, तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर आएगा, तो एओर्टा से वेंट्रिकल की तरफ जो है वो ब्लड रिगर्जिटेट होगा। इस वजह से वॉल्यूम क्या होते जाएगा? और बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये बढ़ते गया। अब सिस्टोल के बारे में सोचो। अब बोल तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम के बारे में सोचो। अब मैंने क्या बोला, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम के अंदर भी क्या होने वाला है, जब ये डिक्रीज होने वाला है, मतलब यहां से यहां पर सोचो। कहां पे सोचना है तुमको? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर सोचना है। ठीक है, एक सेकंड दो मेरे को। हाँ, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के बारे में सोचो। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के अंदर भी क्या होने वाला है? देखो, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन मतलब वेंट्रिकल का प्रेशर कम है। अब वेंट्रिकल का अगर प्रेशर अल्टीमेटली कम है, तो यहां पर भी ब्लड रिगर्जिटेट होगा। इस वजह से दोनों फेजेस में हमेशा याद रखो, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन रहो कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन रहो, दोनों इसमें ब्लड रिगर्जिटेट होगा अपने लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो यहां से यहां पर कैसे बनाएंगे अपन इसका ग्राफ को? ऐसे बनाएंगे ना, क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है। अगर ऐसा ड्रॉ किया तो वॉल्यूम बढ़ेगा। और ऊपर कौन सा है? प्रेशर वाला। अब मेरे को सोच के बताओ, प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा? इसमें क्या होगा? प्रेशर के साथ क्या होगा? अगर ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो ज्यादा प्रेशर रहेगा कि कम प्रेशर? इंक्रीज रहेगा। तो ऐसा वाला ग्राफ अपने को बन जाएगा। समझ ले ग्राफ, सबको समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? समझा तो ऐसे करो, नहीं तो ऐसे करो। हाँ, ओके, तो बहुत सिंपल है। ये ग्राफ एक बार देखो, एक बार अच्छे से, और ये एनालाइज करो इस ग्राफ को। ठीक है, तो ये हो गया अपना एओर्टिक रिगर्जिटेशन। अब भी देखो, अभी अपन एक एक डिसीज को स्टार्ट कर रहे हैं, उसके अंदर और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे इसके। ठीक है, ठीक है, चलो करें स्टार्ट अगला टॉपिक। ठीक है, चलो आ जाओ। अब आते हैं अपन नए टॉपिक पे। देखो, अब एओर्टिक स्टेनोसिस अपने सिलेबस के अंदर कैसा है पॉइंट? अपने सिलेबस के अंदर अपने पास 4 वॉल्व्स है, लेकिन 4 वॉल्व्स में से 2 वॉल्व्स के डिसीजेस ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू बाकी दो। वो कौन से? एक तो एओर्टिक और माइट्रल। तो ये दोनों वॉल्व्स के डिसीजेस ज्यादा बड़े भी है और ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है एज कंपेयर टू ट्राइकस्पिड और अपना पल्मनरी। तो इनके डिसीजेस को अपन थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखो, बड़े टॉपिक है इसलिए मैंने मोस्ट ऑफ द चीजें लिखी है, बट आई विल मेक श्योर कि तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाए। चलेगा ना सबको? थोड़ा बहुत लिख के लाया है, लिखूंगा भी, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, देखो अब कैसा है, बाद में नोट्स मांग लेना, तुमको समझ में आएगा। पहली डिसीज जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी एओर्टिक स्टेनोसिस। सबको आधे से ज्यादा चीजें इसके आती होंगी। देखो कैसे होने वाला है। एओर्टिक स्टेनोसिस पढ़ने के लिए अपने को पहले एओर्टिक वाल्व नॉर्मली कैसे होती है वो पता होना चाहिए। अब ये तुम्हारा हार्ट है। हार्ट कैसा है? हार्ट को मैंने कट कर दिया और उसके ऊपर से जाके देखा। हार्ट को मैंने कट कर दिया और उसके ऊपर से जाके देखा, तो मेरे को क्या दिखेंगे? वाल्व्स दिखेंगे। अब ये देखो, ये अपना ऊपर की तरफ, इसके ऊपर की तरफ क्या रहेगा? राइट एट्रियम रहेगा। नीचे की तरफ राइट वेंट्रिकल रहेगा। तो दोनों के अंदर जो वाल्व रहेगी, दैट विल बी ट्राइकस्पिड वाल्व। और यहाँ से यहाँ पर क्या रहेगा? अपना बाइकस्पिड वाल्व रहेगा, है ना? तो राइट साइड में कौन सा है? ट्राइकस्पिड वाल्व है। और लेफ्ट साइड में कौन सा है? बाइकस्पिड वाल्व है। और ये सामने यहाँ पर एओर्टिक वाल्व है और ये पल्मोनरी वाल्व है। ये डायग्राम सबको इमेजिन हुआ क्या? बताओ, ये डायग्राम इमेजिन हुआ सबको? कट किया और ऊपर से जाके देखा, सिंपल। अब इसमें वाल्व्स की एनाटॉमी को अच्छे से समझो। अब अपन कौन सी वाल्व समझ रहे? एओर्टिक वाल्व। ये अपनी एओर्टिक वाल्व है। पहली चीज, एओर्टा के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तुमको पता है। आर्च ऑफ एओर्टा होता है, रूट ऑफ एओर्टा होता है, फिर डिसेंडिंग लिम्ब होता है, फिर अपना एब्डोमिनल एओर्टा होता है। अब जो रूट ऑफ एओर्टा था, रूट ऑफ एओर्टा मतलब क्या? ये अपना लेफ्ट वेंट्रिकल है, मान लो ये अपना लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जहां से एओर्टा शुरू हो रहा है, उसका जो इनिशियल पोर्शन है, उसको अपन बोलते हैं रूट ऑफ एओर्टा। अब ये जो एओर्टिक वाल्व होती है, ये कहाँ पे लोकेटेड होती है? इट इज लोकेटेड इन रूट ऑफ एओर्टा। तो एओर्टा के रूट में ये वाली वाल्व लोकेटेड है। अब तुमको वाल्व्स के बारे में बेसिक चीज क्या पता है? कि हर वाल्व के पास, मतलब हर के पास नहीं होता, लेकिन कॉर्डे टेंडिने और पैपिलरी मसल्स, ये पता है क्या तुमको क्या होते हैं? ऐकलंय का नाव यांचं? पता है ना? हाँ, तो क्या होता है, ये जो वाल्व है अपने को पता है। सपोज ये एक आधी वाल्व है, सपोज ये मान लो ट्राइकस्पिड वाल्व है। तो क्या होता है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे एक टेंडन की तरह ऐसे लिगामेंट्स होते हैं, जिसको अपन कॉर्डे टेंडिने बोलते हैं। और इसके नीचे ऐसे पैपिलरी मसल्स होते हैं। ये क्या करते हैं? इस वाल्व को होल्ड करके रखते हैं उसके पोजीशन में। तो ये सबको समझ में आया? ऊपर की तरफ सीटी है, मतलब कॉर्डे टेंडिने, और नीचे की तरफ पैपिलरी मसल्स। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? ठीक है,
तो अब एओर्टिक वाल्व के अंदर क्या है, एओर्टिक वाल्व के अंदर कॉर्डे टेंडिने और पैपिलरी मसल्स एब्सेंट है। एक चीज नोट डाउन करो, नोट डाउन मत करो, यानी कि ध्यान रखो, अभी तो लिखा है मैंने सब कुछ। देखो एओर्टिक वाल्व की एनाटॉमी कैसे समझते हैं, एओर्टिक वाल्व के स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये देखो, ये आउटर मोस्ट रिम जो होती है, ये कनेक्टिव टिश्यू की रिंग होती है जिसको अपन बोलते हैं एन्यूलस। तो मान लो ये एओर्टिक वाल्व है, तो ऐसे बाहर की तरफ एक रिंग होगी जिसको अपन बोलेंगे एन्यूलस, और इसके अंदर क्या होंगे, 3 लीफलेट्स होंगे ऐसे। ये देखो थोड़ा समझ में आ रहा है, तो ये पहला लीफलेट, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ऐसे 3 लीफलेट्स होंगे, और ये जो बाहर की रिंग है इसको अपन बोलते हैं एन्यूलस। तो देखो 3 लीफलेट है, इसके अंदर 1 2 3, और ये बाहर की एक रिंग है। तो 3 पार्ट से अपनी एओर्टिक वाल्व बनती है। एक तो कनेक्टिव टिश्यू की रिंग है जिसको अपन बोलते हैं एन्यूलस, और 3 लीफलेट्स है। अब 2 जो एडजेसेंट लीफलेट्स है वो कनेक्टेड होते, उस पोर्शन को अपन बोलते हैं कमीशर। तो टोटल मेरे को बताओ एओर्टिक वाल्व के अंदर कितने कमीशर्स हुए, एओर्टिक वाल्व के अंदर टोटल कितने कमीशर्स हुए, कितने कमीशर्स हुए एओर्टिक वाल्व के अंदर, सांगा सांगा, सोचो। एडजेसेंट वाले पोर्शन को अपन कमीशर बोलते, जो 2 एडजेसेंट पोर्शन जहां पर जुड़ रहे उसको अपन कमीशर बोलते। तो एओर्टिक वाल्व के अंदर टोटल कितने कमीशर्स हुए, 3 कमीशर, करेक्ट। ये देखो ना, गिनो ना, ये एक कमीशर, ये एक कमीशर, ये एक कमीशर, टोटल 3 कमीशर हो गए। समझ में आया सबको, कमीशर्स क्या है, एओर्टिक वाल्व की रिंग क्या है, और लीफलेट्स क्या है, समझ में आया? ठीक है, तो ये अपनी बेसिक एनाटॉमी। मैंने क्या बोला, इट इज लोकेटेड इन रूट ऑफ एओर्टा, और इसके अंदर कॉर्डे टेंडिने और पैपिलरी मसल्स आर एब्सेंट। इसके अंदर कॉर्डे टेंडिने एंड पैपिलरी मसल्स आर एब्सेंट। तो ये हो गया अपना बेसिक एनाटॉमी ऑफ एओर्टिक वाल्व। अब देखो, अब एओर्टिक स्टेनोसिस को अपन समझते हैं। पहली चीज सबको पता है, स्टेनोसिस मतलब किसके अंदर, ओपनिंग के अंदर दिक्कत है। तो नैरो ओपनिंग के साथ एओर्टिक वाल्व ओपन होता है। तो अब इसके अंदर अपने को क्या याद रखना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, एओर्टिक स्टेनोसिस है मतलब ओपनिंग नैरो है, तो कितनी नैरो होगी तो अपन उसको एओर्टिक स्टेनोसिस बोलेंगे। तो नॉर्मल एओर्टिक ओरिफाइस का जो एरिया होता है दैट इज 3 to 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन अगर ये लेस देन 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर जा रहा है तो उसको अपन एओर्टिक स्टेनोसिस बोल सकते हैं। ठीक है, बेसिक वैल्यू है, थोड़ी बहुत याद रखो। नॉर्मल ओरिफिस एरिया कितना होता है, कितने इस पे अपन एओर्टिक स्टेनोसिस बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब कॉजेस समझते हैं अपन। कॉजेस ध्यान से समझो। देखो कॉजेस के अंदर कैसे होने वाला है, बेसिक देखो, 2 कॉजेस है। पहले अगर तुमको पूछा जाए एओर्टिक स्टेनोसिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, एज रिलेटेड डिजनरेशन। अब तुमको पता है जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे अथेरोस्क्लेरोसिस होता है पेशेंट के अंदर। अब अथेरोस्क्लेरोसिस मतलब अल्टीमेटली उसको कैल्सिफिकेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैल्सिफिकेशन। तो एओर्टा के अंदर कैल्सिफिकेशन होना शुरू होता है, जैसे जैसे एज प्रोग्रेस होती है कैल्सिफिकेशन होना शुरू होता है। अब तुमको पता है एओर्टिक वाल्व कहाँ पे है, अपने एओर्टा के अंदर है। तो वो जो वाल्व है वो भी क्या हो सकती है, कैल्सिफाइड हो सकती है या फिर रिजिड हो सकती है। सोचो अगर ये जो वाल्व है ये क्या हो गई, रिजिड हो गई, तो अच्छे से खुल पाएगी क्या, नहीं खुल पाएगी। तो अगर तुमसे पूछा जाए मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, एज रिलेटेड डीजनरेशन या फिर अथेरोस्क्लेरोसिस, जिसके वजह से क्या हो रहा है, कैल्सिफिकेशन हो रहा है किसका, एओर्टिक रूट का और एओर्टिक वाल्व का। इसको अपन बोलते हैं एओर्टिक स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस मतलब कैल्सिफिकेशन। अगर एओर्टिक वाल्व का या फिर एओर्टिक रूट का अगर कैल्सिफिकेशन हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, एओर्टिक स्क्लेरोसिस। बहुत बार रिपीटेड एमसीक्यू है, विच इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस, तो उसमें ऑप्शन में तुमको एओर्टिक स्क्लेरोसिस दिखेगा, तो इसको मार्क करना है। समझ में आया सबको, इतना समझ में आया? अब देखो, अब इसमें और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं कि तुमसे पूछा जाता है कौन से ऐसे चीजें जिस वजह से रिस्क बढ़ेगा अपने एओर्टिक स्टेनोसिस का। ऑब्वियसली हर वो चीज जिससे अथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क बढ़ता है उससे क्या होने वाला है, एओर्टिक स्टेनोसिस का भी रिस्क बढ़ेगा। क्योंकि तुमको पता है ये जो मैं बोल रहा हूँ एज रिलेटेड अथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, हर वो चीज जिससे अथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क बढ़ेगा उससे एओर्टिक स्टेनोसिस का भी रिस्क बढ़ेगा। मुझे कुछ चीजें टाइप करके बताओ बोला, अथेरोस्क्लेरोसिस के क्या रिस्क फैक्टर्स है, जो भी तुमको याद हो, थोड़े बहुत 2-3 रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होंगे अथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क फैक्टर्स। ओबेसिटी करेक्ट, अल्कोहल करेक्ट, ओबेसिटी भी करेक्ट, सानिका करेक्ट, सात्विक। और क्या लगता है तुमको अथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क फैक्टर्स? हाँ, बताओ बताओ बताओ, और क्या क्या रिस्क फैक्टर? इम्प्रॉपर, करेक्ट पायल, इम्प्रॉपर डाइट, बराबर। वो जो करेक्ट, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, करेक्ट, मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब वो पूरा हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी, ये सब साथ में आ गया मेटाबॉलिक। तो तुमको पता है कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिस वजह से अथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क बढ़ता है, वो सभी एओर्टिक स्टेनोसिस के रिस्क में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अब अगर तुमको पूछा जाए मोस्ट कॉमन कॉज इन यंग,
यंग इंडिविजुअल के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? तो कंजेनाइटल बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व। सबको पता है एओर्टिक वाल्व के अंदर 3 लीफलेट्स है, मतलब 3 कस्प है। तो कंजेनाइटली अगर कुछ लोगों के अंदर अगर सिर्फ 2 कस्प आ गए तो उसके अंदर भी वो अच्छे से क्लोज नहीं हो पाएगा, तो नैरो ओरिफिस के साथ मतलब वो अच्छे से ओपन नहीं हो पाएगा, है ना। तो कंजेनाइटल बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व इज मोस्ट कॉमन कॉज इन यंग पीपल। अब इसके अंदर क्या होता है, जिनको भी कंजेनाइटल बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व है उनमें 80% लोगों को एओर्टिक स्टेनोसिस होता है और 20% लोगों को एओर्टिक रिगर्जिटेशन होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा कंफ्यूज मत होना जब भी तुम नोट डाउन कर रहे हो। एओर्टिक स्टेनोस आ रहे, हाँ ये क्या है, एओर्टिक स्टेनोसिस, स्टेनोसिस और ये एओर्टिक रिगर्जिटेशन। ठीक है, तो जिनको भी कंजेनाइटल बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व है उनके अंदर जो है एओर्टिक स्टेनोसिस और एओर्टिक रिगर्जिटेशन का रिस्क बढ़ जाता है। अब ये एक पॉइंट है, रूमेटिक हार्ट डिसीज सबको पता है, आरएचडी। मुझे बताओ रूमेटिक हार्ट डिसीज के अंदर कौन सी वाल्व सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है? बताओ कौन सी वाल्व सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है? तुमको पता है, सेकंड ईयर के अंदर टॉपिक है माइट्रल। करेक्ट तेजल, करेक्ट करेक्ट। माइट्रल वाल्व सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है। और सबसे लीस्ट अनलाइकली कौन सी होती है वाल्व? एओर्टिक वाल्व। तो एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर इट इज वेरी अनलाइकली इन रूमेटिक हार्ट डिसीज वाले पेशेंट। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट अपने को कॉजेस के बारे में याद रखने के, सिर्फ 2-3 पॉइंट है जो तुमको याद रखने के कॉजेस। अब इंपॉर्टेंट, अब बहुत मजा आएगा। देखो अपन ने कॉजेस देख लिए। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है इसका? एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसको स्क्लेरोसिस कहा जाता है। और यंग के अंदर क्या है अपना? कंजेनाइटल बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व। अब अपन आते हैं पैथोफिजियोलॉजी। देखो क्लिनिकल फीचर्स समझने के लिए पैथोफिजियोलॉजी समझना इज मैंडेटरी। अब तुमको आधे से ज्यादा चीजें इसमें समझ में आ जाएंगी क्योंकि तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो क्या हो रहा है, एओर्टिक स्टेनोसिस है, मतलब एओर्टिक वाल्व इज ओपनिंग विद अ नैरो ओरिफिस। तो मेरे को बताओ इसके अंदर स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ क्या होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम विल इंक्रीज और डिक्रीज, क्या होगा बताओ? अगर वो नैरो ओपनिंग के साथ ओपन हो रहा है तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा? आई की डी? डिक्रीज, करेक्ट करेक्ट। अगर वो नैरो ओपनिंग के साथ ओपन हो रहा है तो स्ट्रोक वॉल्यूम विल डेफिनेटली डिक्रीज। तो देखो एओर्टिक स्टेनोसिस की वजह से क्या हो रहा है? स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, बराबर। एओर्टिक स्टेनोसिस की वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। अब सोचो अगर स्ट्रोक वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या क्या सिम्टम्स अपने को देखने को मिलेंगे? एक सेकंड, मेरे को थोड़ा रखने के लिए, आईपैड रखने के लिए अच्छी जगह देखने दो। हाँ देखो, अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या बोल रहा हूं मैं? स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। अब अगर तुम ध्यान से सोचो, अगर स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है मतलब तुम्हारे बॉडी के टिश्यूज के पास अच्छे से ब्लड नहीं पहुंच रहा, तो तुम्हें क्या होगा? पहला सिम्टम क्या देखने को मिलेगा? फटीग देखने को मिलेगा। फटीग देखने को मिलेगा क्योंकि ब्लड अच्छे से नहीं पहुंच रहा है तो फटीग बहुत जल्दी आ जाएगा। तो फटीग अपने को सिम्टम देखने को मिलेगा। दूसरा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होने की वजह से क्या सिम्टम आ सकता है? सिंकोप। सिंकोप का मतलब पता है तुमको? सिंकोप का मतलब पता है? सिंकोप मतलब थोड़े थोड़े पीरियड ऑफ अनकॉन्शियसनेस आते हैं। जब भी तुम्हारे ब्रेन के पास ब्लड सप्लाई हैम्पर होता है तब थोड़े थोड़े देर के लिए अनकॉन्शियसनेस वगैरह आती है, तो उसको अपन सिंकोप बोलते हैं। ठीक है, तो फटीग एंड सिंकोप अपने को देखने को मिलता है। अब दूसरा पॉइंट, अब स्ट्रोक वॉल्यूम कम है तो अल्टीमेटली तुमको पता है एओर्टा से ही अपने कोरोनरीज निकलते हैं। इतना पता है ना सबको, कोरोनरी जो आर्टरी होते हैं वो सब कहां से निकलते हैं? एओर्टा से निकलते, पता है कि नहीं? पता है कि नहीं? तो वहां से निकल रहे। तो अब अगर स्ट्रोक वॉल्यूम ही कम है तो कोरोनरी फ्लो भी क्या होने वाला है? कोरोनरी फ्लो भी क्या होने वाला है? इट विल डिक्रीज। तो अब अगर कोरोनरी फ्लो डिक्रीज हो रहा है तो उस वजह से क्या होने वाला है अपने को? यहाँ पर तीसरा सिम्टम अपने को देखने को मिलेगा, दैट इज एंजाइना। क्या देखने को मिलेगा? एंजाइना। एंजाइना। तो कोरोनरी फ्लो का कम होना दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंजाइना। अब ये हो गया अपना स्ट्रोक वॉल्यूम के कम होने की वजह से। अब दूसरी चीज, सबको पता है एओर्टिक स्टेनोसिस के ग्राफ के अंदर आफ्टर लोड इंक्रीज हो रहा था, याद है ना? क्योंकि नैरो ओपनिंग थी तो प्रेशर बढ़ रहा था, तो आफ्टर लोड इंक्रीज हो रहा था, याद है सबको? ग्राफ कहाँ पे शिफ्ट हो रहा था बताओ? ग्राफ कहाँ पे शिफ्ट हो रहा था? लेफ्ट की राइट? एओर्टिक स्टेनोसिस वाला कहाँ पे शिफ्ट हो रहा था ग्राफ? आफ्टर लोड बढ़ने की वजह से कहाँ पे शिफ्ट हो रहा था? अरे याद करो ना, ग्राफ भूल गए क्या? ये देखो, भूल रहे हो तुम? राइट राइट, करेक्ट साने का राइट, याद होगा सबको। करेक्ट तेजल। तो एयोटिक स्टेनोसिस वाला ग्राफ अपन ने ऊपर ही ड्रॉ किया था ना, आफ्टर लोड इंक्रीज वाला। ये देखो, ये देखो किधर गया? हाँ ये देखो, ये राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा था। इसकी मैं सॉरी, मैं कल तुमको एक ट्रिक देना भूल गया। देखो हाँ, ये जो ग्राफ से इसकी एक ट्रिक देता हूँ, ये 2 मिनट में नोट डाउन करो। देखो कैसे याद रखना है इसको तुमको। इसकी ट्रिक देखो, पहले तो जब भी ग्राफ तुम्हारा थिन हो रहा है तब स्टिनोसिस है। हमेशा याद रखो, जब भी ग्राफ थिन हो रहा है तब स्टिनोसिस है।
और जब भी वो थिक हो रहा है तब क्या है, रिकर्सिडेशन है, रिकर्सिडेशन है। ठीक है, ये एक ट्रिक है, ट्रिक नंबर 1। और सेकेंड ट्रिक क्या है इसकी, कि हमेशा याद रखो सेकेंड ट्रिक क्या है, एओर्टिक वाले जो भी कंडीशन है, एओर्टिक, और यहाँ पर देखो आर आ रहा है ना, एओर्टिक के अंदर आर आ रहा है, और दूसरा कौन सा है अपना, माइट्रल, माइट्रल, तो माइट्रल के अंदर यल आ रहा है, तो माइट्रल वाले कंडीशंस के अंदर ग्राफ लेफ्ट में जाता है, और एओर्टिक वाले कंडीशंस के अंदर ग्राफ राइट में जाता है। ठीक है, तो ये ट्रिक समझ में आई सबको, कब राइट में शिफ्ट होता है, कब लेफ्ट में शिफ्ट होता है, और कब स्टेनोसिस है, कब रिकर्सिडेशन है, समझ में आई क्या ट्रिक? जबरदस्त ट्रिक है, तुमको सिर्फ आइडेंटिफाई करना होता है एग्जाम में, तो कब राइट में जा रहा है, कब लेफ्ट में जा रहा है, समझ में आ जाएगा। समझ लो कि नहीं ट्रिक, अरे समझ ली कि नहीं? ठीक है, बहुत सिंपल ट्रिक है याद रखने की, तो ये ट्रिक से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। अपन आते हैं टॉपिक पे। हाँ देखो, क्या बोल रहा था मैं, एओर्टिक स्टेनोसिस में सबको याद होगा, बिकॉज ऑफ नैरो वाल्व क्या हो रहा है, अपना आफ्टर लोड बढ़ रहा है, अपने लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर आफ्टर लोड बढ़ रहा है। अब सबको पता है जब भी आफ्टर लोड बढ़ता है तब कौन सी हाइपरट्रॉफी होती है, कॉन्सेंट्रिक। मेरे को बताओ, कॉन्सेंट्रिक मतलब मसल मास इनसाइड और आउटसाइड, आई की ओ, इनसाइड और आउटसाइड क्या होगा, इनसाइड क्या आउटसाइड, इनसाइड, करेक्ट पाया। तो जब भी मसल मास इनसाइड होगा तो उसको अपन बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी। अब हाइपरट्रॉफी होने की वजह से क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा अपने वेंट्रिकल का। अब वॉल्यूम अगर कम हो रहा है तो लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब अगर लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वो पीछे की तरफ प्रेशर को एक्सर्ट करेगा, तो लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर इंक्रीज होगा, अल्टीमेटली पल्मोनरी वेन का प्रेशर इंक्रीज होगा, और अल्टीमेटली लंग्स के अंदर क्या हो जाएगा, पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगा। और पल्मोनरी अगर कंजेशन होगा तो फिर क्या होने वाला है, डिस्निया। समझ सगळ्यांना डिस्निया क्यों हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया पता है ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। समझ में आया, इतना समझ में आया पैथोफिजियोलॉजी? ठीक है, अब देखो, हाँ ये जो है, मेरे को बताओ, थोड़ा सोच के बताओ, ये 4-5 सिम्टम्स अपन ने लिखे, इसमें से सबसे लेट सिम्टम कौन सा रहेगा? ये 4 सिम्टम्स अपन ने लिखे, इसमें से सबसे लेट कौन सा सिम्टम आएगा, सबसे लेट, सबसे लेट कौन सा सिम्टम आएगा? एंजाइना? नहीं 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 नहीं, क्यों एंजाइना पायल, एंजाइना क्यों, डिस्निया क्यों सत्विक? पहले पायल, एंजाइना क्यों, क्या लगता है तुमको? सोचो सोचो, एंजाइना क्यों और सत्विक डिस्निया क्यों, डिस्निया क्यों, सोच के रख भला सत्विक। दो आंसर आए मेरे पास, एंजाइना और डिस्निया, टाइप करो फास्ट। गेस कर, अच्छा ओके, गेस करा था सत्विक। डिस्निया क्यों लगता है तेरे को सबसे लेट आएगा, डिस्निया क्यों लगता है तेरे को? सोचो ना, अरे सिंपल है, सत्विक। बोल रहा है क्या आंसर की, बोल दो, अनम्यूट करके भी बोल सकता है, स्ट्रोक वॉल्यूम में इमीडिएट चेंज। बोल दे भाई, अनम्यूट करके बोल सकता है तू, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोल बोल, बिंदास बोल। सर वो टाइम लगेगा ना धीरे धीरे बैक प्रेशर बनने में। हानिका ने भी करेक्ट आंसर दिया, करेक्ट सत्विक, करेक्ट। अब कोरोनरी फ्लो कम हो रहा है तो एंजाइना जो है वो रैपिडली होगा ना, वो तो फटाफट जो है ब्लड सप्लाई कम गिरेगा वेंट्रिकल को, तो डिमांड सप्लाई मिसमैच होगा। तुमको पहले से पता है कि यहाँ पर एक तो कॉन्सेंट्रिक लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, हाइपरट्रॉफी डेवलप होने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू एंजाइना। एंजाइना मतलब क्या है, उसको अगर पहुंच रहा ही नहीं है ऑक्सीजन, फटाफट डेथ हो जाएगी ना, मरने में फटाफट मर जाएगा इंसान। लेकिन हाइपरट्रॉफी ग्रो करना है, उसको ग्रो करने में टाइम लगता है। लेकिन एंजाइना मतलब क्या है, इसके बाद मायोकार्डियल इंफार्क्शन होने वाला है। तो एंजाइना मतलब सबको पता है ना, चेस्ट पेन है। क्यों हो रहा है चेस्ट पेन, क्योंकि मायोकार्डियल टिश्यू डेड हो रहा है। मरने के लिए इंसान, उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, ब्लड नहीं मिला, फटाफट मर जाएगा। लेकिन हाइपरट्रॉफी, ग्रो हो रहे सेल्स, तो ग्रो होने में ज्यादा टाइम लगता है ना, तो इसलिए इसको टाइम लगेगा। तो डिस्निया सबसे लास्ट सिम्टम है, ठीक है। तो अब इसके सिम्टम्स अपन लिखते हैं एक बार। देखो, ये सब सिम्टम्स अपन ने नोट डाउन किए। अब याद रखो, इसी को बोला जाता है ट्रायड ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस। क्या है ट्रायड ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर, एक तो सबसे पहले होता है एंजाइना, फिर उसके बाद होता है अपना सिंकोप, फिर उसके बाद होता है अपना डिस्निया। तो डिस्निया सबसे लास्ट में आता है। अगर डिस्निया आ रहा है किसी को भी, अगर डिस्निया आ रहा है तो वो सिवियर एओर्टिक स्टेनोसिस बताता है। डिस्निया का मतलब क्या है, कि उसको सिवियर एओर्टिक स्टेनोसिस है, कि भाई बहुत टाइम हो गया एओर्टिक स्टेनोसिस ठीक नहीं हुआ, इस वजह से वो बैक प्रेशर की वजह से बहुत सिवियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गया है, और उसको डिस्निया हो गया, तो वो सिवियर एओर्टिक स्टेनोसिस की तरफ पॉइंट आउट करता है। समझ में आया सबको ये ट्रायड ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस, समझ ला? ठीक है, अब ये ट्रायड ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस है, ओके। अब इसके बाद देखो, एक
हेडे सिंड्रोम बाद में बताऊंगा। अदर क्लिनिकल फीचर्स और क्या क्या हो सकता है अपने एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर। एक तो क्या हो सकता है, एवी ब्लॉक हो सकता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक। अब तुमको पता है एओर्टिक वाल्व जो होती है उसके बहुत पास अपना एवी नोड होता है, तो एवी नोड के जो ब्लॉक्स हो सकते हैं, अगर एओर्टिक स्टेनोसिस हो रहा है तो उस वजह से एवी के ब्लॉक्स भी हो सकते हैं, तो याद रखो एवी ब्लॉक भी हो सकता है। और दूसरी चीज यहाँ पर एट्रियल फिब्रिलेशन भी हो सकता है, एट्रियल फिब्रिलेशन भी हो सकता है। अब ये एट्रियल फिब्रिलेशन क्यों होता है मैं तुमको बताऊंगा, सिर्फ अभी के लिए याद रखो, हमेशा याद रखो, अगर एट्रिया का वॉल्यूम बढ़ रहा है, एट्रिया का अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसका अगर साइज बढ़ते जा रहा है तो फिर वो रिस्क फैक्टर की तरह एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा था, लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर बढ़ रहा था, तो अगर लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर बढ़ रहा है तो लेफ्ट एट्रिया थोड़ा बहुत तो ट्राई करेगा ना प्रेशर को कम करने का, थोड़ा बहुत तो डायलेट करने का ट्राई करेगा ना। तो अगर वो डायलेट करने की कोशिश कर रहा है तो वो रिस्क बनाएगा अपने एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए। हमेशा याद रखो, एट्रियल फिब्रिलेशन का रिस्क मतलब अगर एट्रिया डायलेट हो रहा है तो दैट इज रिस्क फॉर एट्रियल फिब्रिलेशन। क्लियर सबको? अदर क्लिनिकल फीचर, अदर क्लिनिकल फीचर, ये बहुत कॉमन डिसीज है एओर्टिक स्टेनोसिस, इसको ऐसे हल्के में मत लो, बहुत कॉमन डिसीज है, ये मोस्ट कॉमन स्टेनोटिक डिसीज है, मैंने लिखा है ऊपर मोस्ट कॉमन स्टेनोटिक डिसीज है। ठीक है, समझ में आया अब तक? समझ में आया? अरे मित्रांनो, ठीक है ना? तो अब हेडे सिंड्रोम क्या है, हेडे सिंड्रोम क्या होता है, अब तुमको इसमें थोड़े बहुत चीजें बता रहा हूं मैं। देखो एक तो कैल्सिफिक एओर्टिक स्टेनोसिस होता है इसके अंदर, कैल्सिफिक एओर्टिक स्टेनोसिस। अब कैल्सिफिक एओर्टिक स्टेनोसिस की वजह से क्या होता है, एक्वायर्ड, एक्वायर्ड वॉन विलेब्रेंट डिसीज होता है। अब वॉन विलेब्रेंट डिसीज तुमको याद होगा, वॉन विलेब्रेंट फैक्टर का खेल था, अपन ने ब्लड हीमोस्टैसिस में पढ़ा था, कोएगुलेशन में मदद कर रहा था वॉन विलेब्रेंट फैक्टर। अब होता क्या है, जो अपना सर्क्यूलेटिंग वॉन विलेब्रेंट फैक्टर है वो क्या करता है, अपना जो एओर्टिक वाल्व है वो कैल्सिफाइड है ऑलरेडी, तो वो क्या करता है, सर्क्यूलेटिंग वॉन विलेब्रेंट फैक्टर उसको जाके हिट करता है, तो अगर वो उसको हिट करेगा तो उसका फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, इस वजह से वॉन विलेब्रेंट डिसीज होता है। समझ में आया सबको? वॉन विलेब्रेंट डिसीज बिकॉज ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ वॉन विलेब्रेंट फैक्टर, जब भी वो कैल्सिफिक एओर्टिक वाल्व को हिट करेगा तो क्या होने वाला है, वॉन विलेब्रेंट फैक्टर का फ्रेगमेंटेशन होने वाला है। समझ में आया कि नहीं? अरे फ्रेगमेंटेशन क्यों हो रहा है, बिकॉज इट इज हिटिंग, बिकॉज इट इज हिटिंग, किसको हिट कर रहा है ये, टू अपना कैल्सिफाइड, कैल्सिफाइड एओर्टिक वाल्व। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर एक्वायर्ड वॉन विलेब्रेंट डिसीज है। तीसरा और क्या होने वाला है, बिकॉज वॉन विलेब्रेंट फैक्टर अपना कम है तो इस वजह से जीआई ब्लीड हो सकते हैं, तो जीआई ब्लीड होने का, तो ये तीनों को कलेक्टिवली मिला के बोला जाता है हेड सिंड्रोम। ठीक है, हेड सिंड्रोम। समझ में आया सबको हेड सिंड्रोम? समझ में आया? समझ लो। ठीक है, तो ये हेड सिंड्रोम है। अब देखो, अब इसके बाद थोड़ा तुमको नॉलेज के लिए ऐसे ही बोल रहा हूँ, इसको लिखो मत। कैसे होता है, अगर कोई एओर्टिक स्टेनोसिस का पेशेंट है, अगर उसको एंजाइना हो रहा है, अगर उसको एंजाइना हो रहा है और अपन ने उसको ठीक नहीं किया तो 5 साल में मर जाएगा। कितने साल में मरेगा? 5 साल में मरेगा। अब कोई ऐसा एओर्टिक स्टेनोसिस का पेशेंट है, उसको सिंकोप हो रहा है तो 3 साल में मरेगा। कितने साल में मरेगा? 3 साल में मरेगा। और कोई अगर एओर्टिक स्टेनोसिस का ऐसा पेशेंट है जिसको डिस्निया हो रहा है, डिस्निया सबको पता है एकदम सिवियर एओर्टिक स्टेनोसिस को दिखाता है, तो वो कितने साल में मरेगा? वो 2 साल में मर जाएगा। तो ये थोड़ा सा याद रखो कि कितने साल वो इंसान टिक सकता है, तो इसीलिए इसको डायग्नोस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायग्नोस और ट्रीट ये बहुत इंपॉर्टेंट है एओर्टिक स्टेनोसिस में, और ये बाकी जो कॉमन कॉमन डिजीज है उसमें। तो इसलिए डायग्नोस करने के लिए, आप डायग्नोस कैसे करते हैं देखते हैं अपन। ठीक है, देखो अब तुम ही मेरे को सब चीजें बताओगे। ठीक है, एग्जामिनेशन बहुत सिंपल है। मुझे बताओ एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर पल्स कैसी आ रही थी, टाइप करके बताओ। एबनॉर्मल पल्स वाला लेक्चर अपन ने लिया है, एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर कैसी पल्स आ रही थी, बताओ 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 बताओ। मेमोरी चेक करते हैं तुम्हारी। हम्म, पल्सस पार्वस एट टार्डस, करेक्ट सानिका, पल्सस पार्वस एट टार्डस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पल्सस पार्वस एट टार्डस। बहुत सिंपल है, पल्स कैसी होने वाली है, देखो पल्सस पार्वस एट टार्डस का मतलब क्या है, स्लो राइजिंग एंड लेट पीकिंग पल्स। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा एओर्टिक वाल्व नैरो है, तो वो धीरे धीरे जाएगा, इस वजह से जो मैक्सिमम सिस्टोल आएगा वो थोड़ा सा लेट आएगा एज कंपेयर टू नॉर्मल।
और स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो रहा है, इस वजह से सिस्टोलिक बीपी कम हो रहा है, इस वजह से पल्सस पार्वस एट टार्डस अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है स्लो राइजिंग एंड लेट पिकिंग पल्स, स्लो राइजिंग एंड लेट पिकिंग पल्स, लेट पिकिंग पल्स। ठीक है, तो ये हो गया अपना पल्स। तो पल्स बहुत सिंपल है, पल्सस पार्वस एट टार्डस, एक तो एम्पलीट्यूड भी कम है, दूसरा स्लो राइजिंग एंड लेट पिकिंग पल्स है। ब्लड प्रेशर मेरे को सोच के बताओ, सिस्टोलिक बीपी क्या होने वाला है, सिस्टोलिक बीपी के साथ क्या होने वाला है, विल इट बी नॉर्मल, विल इट डिक्रीज और विल इट इंक्रीज, क्या लगता है तुमको, ब्लड प्रेशर क्या देखने को मिलेगा अपने को? डिक्रीज सानिका ने कहा, तेजल ने भी कहा डिक्रीज, करेक्ट जा रहे हो तुम लोग, करेक्ट जा रहे हो। देखो ना, स्ट्रोक वॉल्यूम कम है तो ब्लड प्रेशर क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन 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 पॉइंट यहाँ पर ये है, इनिशियली, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इनिशियली सिस्टोलिक बीपी नॉर्मल रहता है। अब क्यों नॉर्मल रहता है? क्योंकि तुमको पता है रास मैकेनिज्म होता है, रास मतलब क्या, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। बिकॉज रास मैकेनिज्म क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, रास एक्टिवेट होता है, इस वजह से इनिशियल जब स्टेज है तब बीपी नॉर्मलाइज हो जाता है। लेकिन लेटर, बाद में क्या होने वाला है, लेटर सिस्टोलिक बीपी डिक्रीज, सिस्टोलिक बीपी विल डिक्रीज। तो इनिशियली नॉर्मल क्यों रह रहा है, बिकॉज ऑफ रास, बिकॉज ऑफ रास। समझ में आया ये वाला पॉइंट, समझ में आया, समझ ल कि नहीं, अरे ठीक है, बहुत सिंपल है। तो ये हो गया। अब मेरे को सोच के बताओ पल्स प्रेशर क्या होगा इसके अंदर, पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर विल इट बी वाइड और विल इट बी नैरो, क्या होगा पल्स प्रेशर, क्या होगा पल्स प्रेशर, विल इट बी वाइड और विल इट बी नैरो? सानी का ने कहा नैरो, करेक्ट। अगर तुम्हारा सिस्टोलिक बीपी कम हो रहा है, मैंने क्या बोला था, पल्स प्रेशर क्या है अपना, सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी, तो अब सिस्टोलिक बीपी अगर कम हो रहा है तो डेफिनेटली ये क्या होने वाला है, नैरो होने वाला है। तो पल्स प्रेशर विल बी नैरो इन केस ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस। ठीक है, तो ये ब्लड प्रेशर वाले फाइंडिंग्स हो गए। तो ब्लड प्रेशर सबको समझ में आया, पल्स सबको समझ में आया, दोनों को दोनों पॉइंट समझ में आया कि नहीं, ब्लड प्रेशर और पल्स वाले समझ में आए? हेलो, ठीक है, तो ये हो गया अपना पल्स और बीपी। अब अपेक्स बिट के बारे में सोच के बताओ, मुझे बताओ अपेक्स बिट डिस्प्लेस होगी या अनडिस्प्लेस होगी, अपेक्स बिट के साथ क्या होगा इन एओर्टिक स्टेनोसिस, अपेक्स बिट विल इट बी डिस्प्लेस्ड और अनडिस्प्लेस्ड, तुम क्या लगता है तुमको? हाँ, तुम ही बता रहे हो सब चीजें, ये सब अब तुम बोल सकते हो, तुम्हारा नॉलेज इतना है। अनडिस्प्लेस, सानिका ने कहा अनडिस्प्लेस, सिंपल लॉजिक है ना, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है, कॉन्सेंट्रिक मतलब मसल मास अंदर की तरफ ऐड हो रहा है, तो वेंट्रिकल का साइज नहीं बढ़ रहा है, तो अपेक्स बिट उसके नॉर्मल लोकेशन पे रहेगा, तो अपेक्स बिट विल बी अनडिस्प्लेस्ड, अनडिस्प्लेस्ड। तो ये भी हो गया अपेक्स बिट के बारे में। अब देखो, अब आस्कल्टेशन, अब तो ये तो तुम एकदम चिल्लर टॉपिक है। देखो, तुमको पता है S2 साउंड जो है वो स्प्लिट होता है, बराबर, S2 साउंड कब होता है, स्प्लिट होता है। अब मेरे को सोच के बताओ, जब माइल्ड या फिर मॉडरेट एओर्टिक स्टेनोसिस है तब अपने को S2 स्प्लिट कैसा मिलेगा, नैरो की वाइड, कैसा मिलेगा, नैरो की वाइड कैसा मिलेगा, माइल्ड या मॉडरेट के अंदर S2 का स्प्लिट नैरो मिलेगा कि माइल्ड मिलेगा? अच्छा चलो रुको, मैं तुम्हारा लॉजिक फिर से क्लियर करता हूँ। देखो, ऑस्कल्टेशन का कैसे था, पहले तो S2 साउंड को अपन सुन रहे, अब एओर्टिक, मेरे को फटाफट सोच के बताओ कौन सी वाल्व पहले क्लोज होती है, एओर्टिक की अपनी दूसरी कौन सी थी, एओर्टिक दूसरी कौन सी थी रे, एओर्टिक के साथ सेमिलुनर वाल्व थी ना। S2 साउंड किसके क्लोजर के, पल्मनरी, हाँ पल्मनरी। तो कौन सा पहले क्लोज हो रहा है, एओर्टिक की पल्मनरी, कौन सा पहले क्लोज होगा, एओर्टिक या पल्मनरी? एओर्टिक, करेक्ट सानी का, करेक्ट पाए। तो एओर्टिक पहले क्लोज हो रहा है और पल्मनरी बाद में क्लोज हो रहा है। अब अगर एओर्टिक स्टेनोसिस हो रहा है, इस वजह से क्या होगा, ये जो एओर्टिक वाला है ये थोड़ा सा लेट क्लोज होगा, तो अगर वो लेट क्लोज होगा इस वजह से अपने को माइल्ड एंड मॉडरेट केसेस के अंदर नैरो स्प्लिटिंग देखने को मिलेगा एओर्टिक स्टेनोसिस में, तो नैरो स्प्लिटिंग हो गया। अब सीवियर केस के अंदर कैसी स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी, सोच के बताओ, अगर ये बहुत देर के बाद क्लोज हो रहा है तो कौन सी स्प्लिट देखने को मिलेगी सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर, सिवियर एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर कौन सी स्प्लिट देखने को मिलेगी, बहुत देर के बाद क्लोज हो रहा है एओर्टिक, इतना देर के बाद क्लोज हो रहा है कि वो पल्मनरी के बाद में क्लोज हो रहा है, पैराडॉक्सस, करेक्ट, करेक्ट करेक्ट सात्विक। तो सीवियर के अंदर अपने को पल्स, पैराडॉक्सिकल, पैराडॉक्सस नहीं रे, पैराडॉक्सिकल, पैराडॉक्सिकल स्प्लिट देखने को मिलेगा, पैराडॉक्सिकल स्प्लिट। तो सिवियर एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर पैराडॉक्सिकल स्प्लिट देखने को मिलेगा। मेरे को बताओ पैराडॉक्सिकल स्प्लिट मतलब इंस्पिरेशन के अंदर ज्यादा सुनाई दे रहा है स्प्लिट या एक्सपिरेशन, कब ज्यादा सुनाई दे रहा है, इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन? एक्सपिरेशन, सत्विक कह रहा है एक्सपिरेशन पर, ओके।
एक्सपिरेशन के अंदर अपने को ज्यादा सुनाई देगा। नॉर्मली अपने को इंस्पिरेशन के टाइम सुनाई देता है, बट एक्सपिरेशन के अंदर सुनाई दे रहा है, इसलिए पैराडॉक्सिकल स्प्लिट। तो ऑस्कल्टेशन हो गया, यस टू साउंड भी अपने को समझ में आ गया कैसे होने वाला है एओर्टिक स्टेनोसिस का। अब मरमर तो बताओ यार, फास्ट बताओ मेरे को, कैसा मरमर आएगा? तुम ही बता रहे हो पॉइंट्स मेरे को, कैसा मरमर आएगा बताओ, कैसा मरमर देखने को मिलेगा? एओर्टिक स्टेनोसिस है तो वो ग्राफ के अकॉर्डिंग जो मरमर आ रहा था बताओ। कौन सा मरमर था? मिड सिस्टोलिक, करेक्ट करेक्ट सनिका, मिड सिस्टोलिक, मिड सिस्टोलिक, या फिर इसी को अपन ने क्या बोला था, क्रिसेंडो, क्रिसेंडो, डी क्रिसेंडो, है ना, डी क्रिसेंडो। और एक इसका तीसरा नाम क्या था बताओ, तीसरा नाम क्या था इसका? 3 नाम बताए थे मैंने इसके, मिड सिस्टोलिक मरमर, या फिर क्रिसेंडो, इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, इजेक्शन सिस्टोलिक भी बोल सकते हो। और एक नाम बताया था मैंने इसका, और एक नाम क्या था? और एक नाम मिस कर रहे हो तुम। आठवां, आठवां, फास्ट, मेमोरी गेम है तुम्हारा पूरा। आठवां, फास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है, बोला तुमको इसका डायग्नोसिस बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि बहुत कॉमन डिसीज है ये, जितना तुम सोचते हो उससे बहुत कॉमन है। डायमंड शेप रे, तुम कैसे भूल रहे हो तुम डायमंड शेप, इसको अपन ने डायमंड शेप बोला था। तो ये मरमर अपने को सुनाई दे रहा था एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर। अब तुम्हारा थोड़ा सा और नॉलेज चेक करूंगा मैं, ठीक है? अब मेरे को सोच के बताओ, एओर्टिक स्टेनोसिस का मरमर अपने को इंस्पिरेशन के टाइम पे ज्यादा अच्छे से सुनाई देगा, एक्सपिरेशन कब ज्यादा अच्छे से सुनाई देगा एओर्टिक स्टेनोसिस का मरमर? कब अपने को एओर्टिक स्टेनोसिस का मरमर अच्छे से सुनाई देगा? सानिका ने कहा एक्सपिरेशन, करेक्ट पायल, करेक्ट सानिका। एक्सपिरेशन के टाइम पे तुमको पता है लेफ्ट साइड में ज्यादा ब्लड आता है, तो लेफ्ट साइड मतलब एओर्टा के अंदर ज्यादा ब्लड जाएगा, तो अल्टीमेटली ज्यादा फ्लो अगर ब्लड हो रहा है तो एक्सपिरेशन के टाइम पे अपने को ज्यादा सुनाई देगा। अब इसके बारे में मैं लिख रहा हूँ, हमेशा याद रखो एओर्टिक स्टेनोसिस का मरमर अपने को कहाँ पे मिलेगा? सेकंड, एक तो एओर्टिक एरिया में, फिर से एरिया नहीं लिखूंगा, एओर्टिक एरिया के अंदर सुनाई देगा तुमको। और ये कब ज्यादा अच्छे से अप्रिशिएट होगा? इट विल बी वेल अप्रिशिएटेड, it will be well appreciated, it will be well appreciated when patient is standing or sitting। मेरे को बताओ, जब वो बैठा रहेगा तब अच्छे से सुनाई देगा या खड़ा रहेगा तब अच्छे से सुनाई देगा? स्टैंडिंग और सिटिंग कब अच्छे से सुनाई देगा एओर्टिक स्टेनोसिस का मरमर? स्टैंडिंग और सिटिंग, सोचो, स्टैंडिंग में विनस रिटर्न क्या हो रहा है? कम हो रहा है। सिटिंग, करेक्ट करेक्ट, सिटिंग के टाइम पे विनस रिटर्न बराबर, स्टैंडिंग के टाइम पे विनस रिटर्न कम होगा। तो इस वजह से जब पेशेंट कैसा है, पेशेंट इज सिटिंग, पेशेंट इज सिटिंग, और कैसे बैठ रहा है वो? लीनिंग फॉरवर्ड। हम अब ये थोड़ा लाइन याद रखो, जब वो ऐसे सामने की तरफ ऐसे होता है ना, ऐसे लीनिंग फॉरवर्ड, तब लीनिंग फॉरवर्ड, पेशेंट इज सिटिंग लीनिंग फॉरवर्ड, एंड हिज ब्रीदिंग कैसी है? ब्रीदिंग बोलते एक्सपिरेशन के टाइम में, मैं ऐसा डायरेक्टली लिख देता हूँ, एंड हेल्ड ब्रेथ इन एक्सपिरेशन। तो जब वो एक्सपिरेशन के टाइम में अपनी सांस रोक के रखता है, तब उसके टाइम पे अपने को जो है ये अच्छे से सुनाई देता है एओर्टिक वाला मरमर। याद रखो ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी तुम ऑस्कल्टेट कर रहे हो एओर्टिक एरिया को, तब पेशेंट को बोलो कि भाई थोड़ा सामने झुक जा, बैठ जा, और फिर एओर्टिक एरिया में रखो और फिर सुनने का ट्राई करो। समझ में आया सबको? सिटिंग, लीनिंग फॉरवर्ड, और एक्सपिरेशन में उसकी ब्रेथ अपन ने उसको होल्ड करके रखा है। समझ में आया कि नहीं? हेलो, ठीक है? तो ये इसके पोजीशन याद रखो, तुमको बहुत बार ये वाइवा के अंदर वगैरह पूछते हैं वाला, ठीक है? अब देखो, अब इसके बारे में और एक पॉइंट क्या याद रखना है तुमको, कि ये जो है मरमर कहाँ पे कंडक्ट होता है, मरमर का आवाज और कहाँ कहाँ पे कंडक्ट होता है। एक तो ये अपने कैरोटिड में जाता है, कैरोटिड के पास ये कंडक्ट होता है, उसके साथ साथ ये अपने अपेक्स के पास भी कंडक्ट होता है, ठीक है? कंडक्ट मैं लिखता हूँ, कंडक्टेड, कहाँ कहाँ पे कंडक्ट होता है अपना मरमर? कैरोटिड और अपेक्स। तो ये दो लाइन अपने को याद रखना है, एपेक्स और कैरोटिड में कंडक्ट होता है। और ये जो एपेक्स में कंडक्ट हो रहा है ना, इसी को अपन बोलते हैं, इसी फिनोमिनन को अपन बोलते हैं गैलावेडिन्स फिनोमिनन। क्या बोलते हैं? गैलावेडिन्स फिनोमिनन, ठीक है? तो ये नाम याद रखो, गैलावेडिन्स फिनोमिनन मतलब क्या है, कि एओर्टिक स्टेनोसिस का मरमर एपेक्स पे कंडक्ट हो रहा है। एपेक्स तुमको पता है ना? एपेक्स बहुत सिंपल है, एपेक्स क्या होता है? एपेक्स पता है ना? हेलो, एपेक्स तो सिंपल है, तो उस पे कंडक्ट हो रहा है, तो उसको अपन गैलावेडिन्स फिनोमिनन बोलते हैं। तो ये कुछ पॉइंट अपने हो गए एग्जामिनेशन वाले फाइंडिंग्स। तो बहुत बार, बहुत फ्रीक्वेंटली तुमको पल्स देखने को बोलेंगे, फिर इसका बीपी मेजर करने को बोलेंगे, फिर ऑस्कल्टेट करने को बोलेंगे, मरमर सुनने को बोलेंगे, वो चेक करेंगे कि तुम अच्छे पोजीशन में रख रहे हो कि नहीं पेशेंट को। तो उस अकॉर्डिंग वो तुमको वाइवा के अंदर, फाइनल ईयर के अंदर मार्क्स देते हैं, ठीक है? तो ये पॉइंट बहुत बहुत काम के पॉइंट है तुम्हारे लिए।
ठीक है, और ये बहुत कॉमन है वार्ड के अंदर वगैरह, कॉमन कंडीशन है, ऐसी ज्यादा रेयर नहीं है। एपेक्स पे क्यों कंडक्ट हो रहा है सेकेंड इंटरकॉस्टल एरिया ऑफ एओर्टिक टू एपेक्स? एक मिनट, एपेक्स पे क्यों कंडक्ट हो रहा फ्रॉम सेकेंड इंटरकॉस्टल एरिया ऑफ एओर्टिक टू एपेक्स? नहीं, वहां से वहां पे कंडक्ट नहीं हो रहा सनिका, वो एक्चुअली यहाँ पर और अप्रिशिएट होता है, वो सेकेंड सबसे अच्छा तो अपने मेन लोकेशन एओर्टिक एरिया पे ही होगा, लेकिन थोड़ा बहुत आवाज यहाँ पर भी आता है, इस वजह से बोलते हैं। वो क्यों आता है किसको पता, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे जिस वजह से वहां पर पहुंच रहा है, ऐसा भी हो सकता है, पता नहीं मेरे को, लेकिन सबसे अच्छे से तो यहाँ पे सुनाई देगा, लेकिन कंडक्ट एपेक्स के पास भी होता है। ठीक है सानिका, वो पूछेंगे नहीं तुमको एपेक्स पे क्यों जा रहा है, वो मेन तुमको यहाँ पर ही पूछते कि एओर्टिक एरिया पे क्यों जा रहा है। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेट करना है अपने को। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हो, पहले तो ये नॉर्मल तुम उसका एग्जामिनेशन करोगे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एग्जामिनेशन करोगे, उसके बाद इन्वेस्टिगेट करोगे। ईसीजी चेक कर सकते हो तुम, ईसीजी के अंदर हमेशा याद रखो, ईसीजी के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, वो हाइपरट्रॉफी है कि नहीं वो देख सकते हैं। हाइपरट्रॉफी ऑफ वेंट्रिकल, ये अपने को ईसीजी के अंदर समझ में आता है कि वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी है क्या नहीं है क्या, वो समझ में आता है। चेस्ट एक्सरे, अब बहुत इंपॉर्टेंट, सीएक्सआर का मतलब याद रखो, चेस्ट एक्सरे में लिख देता हूँ, चेस्ट एक्सरे भी अपन कर सकते हैं। अब चेस्ट एक्सरे में क्या होने वाला है, देखो चेस्ट एक्सरे के अंदर क्या होने वाला है, मान लो कि अपनी एओर्टिक वाल्व है, ठीक है, ये एओर्टा है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ऐसा मान लो, और ये अपना क्या है, एओर्टिक वाल्व है, ऐसा मान लो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉर्मली जो एओर्टिक वाल्व इतनी ओपन होनी चाहिए थी, ठीक है, इतनी ओपन होनी चाहिए थी, वो इतनी ओपन नहीं हो रही, वो नैरो ओपन हो रही है, मतलब ऐसे ओपन हो रही है, देखो ऐसे। तो अब अगर सोचो जब ये सिस्टोल में जा रहा है, जब ये सिस्टोल में जा रहा है तब क्या होने वाला है, ये जो ओपनिंग से थोड़े से ऐसे बल्ज हो जाएंगे, ऐसे डोम, डोम की तरह बन जाएंगे, ऐसे डोम की तरह, क्योंकि प्रेशर आ रहा है और वो ऐसे ओपन है। सोचो ना, अगर ऐसे ओपन है वो नैरो ओपनिंग के साथ, जब इसके ऊपर ब्लड आएगा तो ऐसा डोम बन जाएगा, इसके ऊपर जब आएगा तो ये ऐसा डोम बन जाएगा। तो इस वजह से चेस्ट एक्सरे के अंदर एक फाइंडिंग देखने को मिलती है। कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलती है, याद रखो, सिस्टोलिक, सिस्टोलिक डोमिंग। किसकी सिस्टोलिक डोमिंग देखने को मिलती है अपने को, एओर्टिक वाल्व की। तो एओर्टिक वाल्व की सिस्टोलिक डोमिंग अपने को देखने को मिलती है। समझ में आया सबको चेस्ट एक्सरे की फाइंडिंग, समझ में आया? हेलो, ये थोड़ा सा इसको ऐसा करो, ये चेस्ट एक्सरे की फाइंडिंग नहीं है, ये इको की फाइंडिंग है। ठीक है, इको की फाइंडिंग है ये, चेस्ट एक्सरे के अंदर इतना अच्छे से नहीं दिखता है, ये इको की फाइंडिंग है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, देखो साइड में ऑलरेडी लिखा है मैंने, मैं भूल गया। देखो इको की फाइंडिंग है, तुमने इको पता है कि नहीं, तुमको इको करते हॉस्पिटल के अंदर, इको करा ऐसे, इको काढ़ा ऐसे बोलते, पता है कि नहीं? हेलो, तो इको के अंदर वो अर्लीस्ट फाइंडिंग देखने को मिलती है अपने को, सिस्टोलिक डोमिंग ऑफ एओर्टिक वाल्व। अब इको, अब चेस्ट एक्सरे के अंदर क्या देखने को मिलता है बताना मैं भूल गया तुमको। चेस्ट एक्सरे के अंदर अपन कैल्सिफिकेशन देख सकते हैं, अगर एओर्टिक वाल्व कैल्सिफाइड है वो अपन देख सकते हैं, व्हाइट व्हाइट हो जाएगी वो, एक्सरे के अंदर व्हाइट दिखते हैं कैल्सिफाइड चीजें, व्हाइट दिखेगा तो वो कैल्सिफाइड एओर्टिक वाल्व अपन देख सकते हैं। ठीक है, चेस्ट एक्सरे के अंदर। लेकिन अगर तुमको सिस्टोलिक डोमिंग देखने का है तो इकोकार्डियोग्राफी करना पड़ेगा। और हमेशा याद रखो, इकोकार्डियोग्राफी के अंदर वी कैन असेस सीवियरिटी, अपने को कितना सीवियर है एओर्टिक स्टेनोसिस वो भी पता चलेगा। अगर लेस देन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर होगा उसका ओरिफिस एरिया, नॉर्मल कितना एरिया था बताओ ओरिफिस एरिया का, एओर्टिक वाल्व के नॉर्मल ओरिफिस एरिया कितना था, एवढा होता नॉर्मल एरिया? करेक्ट सात्विक, करेक्ट पाया, 3 to 4 था, ये नॉर्मल एरिया था। अगर ये लेस देन 1 जा रहा है तो सिवियर एओर्टिक स्टेनोसिस है। ठीक है, अब लास्ट मैनेजमेंट देखते हैं अपन इसका। मैनेजमेंट, पहली चीज एंजाइना हो रहा है इसके अंदर, अगर किसी को एंजाइना हो रहा है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, भाई आराम करते जा, एक्सर्शन को अवॉइड कर, ज्यादा काम मत कर, थोड़ा रिलैक्स मारते जा। ठीक है, एक्सर्शन अवॉइड करने को बोलेंगे। इसके अंदर अपन बीटा ब्लॉकर्स और डायूरेटिक्स नहीं देते। क्यों नहीं देते सबको पता है, ऑलरेडी स्ट्रोक वॉल्यूम कम है, ऑलरेडी कार्डियक आउटपुट कम है, और अगर अपन ने बीटा ब्लॉकर डायूरेटिक दे दिया तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। अगर कार्डियक आउटपुट कम हो गया, सबको पता है ना बीटा ब्लॉकर्स, पता है कि नहीं, तुम्हारा सीवीएस हुआ है ना फार्मेक का, बीटा ब्लॉकर्स लॉल, लॉल आता है इसके अंदर, लॉल, प्रोपेनोलॉल, पता है कि नहीं, बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर्स और ये अगर देंगे तुम डायूरेटिक्स, तो इस वजह से क्या होने वाला है, कार्डियक आउटपुट कम होने वाला है और ये वर्सन करेगा सिम्टम्स को, इसलिए बीटा ब्लॉकर्स और डायूरेटिक्स को अपने को अवॉइड करने का है। फिर ट्रीटमेंट क्या करेंगे अपन, अगर अवॉइड करने का बोल रहे हो तो ट्रीट क्या करेंगे, सीधी बात है, एओर्टिक वाल्व खराब है उसकी, वाल्व निकाल के नई वाल्व डाल दो, एओर्टिक वाल्व की रिप्लेसमेंट करेंगे अपन। तो एओर्टिक वाल्व अपन सर्जरी करके एओर्टिक वाल्व को हटा देंगे, नई वाली जो अपनी सिंथेटिक एओर्टिक वाल्व है वो प्लेस कर देंगे, तो एओर्टिक वाल्व का रिप्लेसमेंट अपन कर सकते हैं। और एक नया टेक्निक है, ये ज्यादा कॉमन नहीं है, तो इतना ज्यादा कॉमन टेक्निक नहीं है, बट आगे चल के बहुत कॉमन टेक्निक होने वाला है।
ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व इम्प्लांट, मतलब कैथेटर के द्वारा तुम जैसे वो एंजियोप्लास्टी पता है ना सबको, कैथेटर डालते हो फिर वो फुग्गा फूकता है, फिर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक इधर उधर हो जाता है, पता है कि नहीं वो, पता है क्या? तो वैसे ये ट्रांस कैथेटर कैथेटर वाला है, इसके अंदर कैथेटर के थ्रू अपन डालेंगे अपने उसको, और फिर उसके अंदर एओर्टिक वाल्व को प्लेस कर देंगे। बोलते हो इट इज लेस इन्वेजिव, इट इज बेसिकली लेस इन्वेजिव एज कंपेयर टू ऊपर वाला, तो ये थोड़ा सा लेस इन्वेजिव है और ये आगे चल के बहुत फायदा देगा अपने को। तो ये हो गया अपना पूरा एओर्टिक स्टेनोसिस। सबको समझ में आया एओर्टिक स्टेनोसिस अच्छे से समझ लो? ठीक है, 1 मिनट का तुमको टाइम दे रहा हूं मैं, पूरा एओर्टिक स्टेनोसिस गो थ्रू करो। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 10:19 तक, ठीक है, गो थ्रू करो, फिर एओर्टिक रिगर्जिटेशन समझते हैं अपन। नहीं तो थक गए होंगे तो कल भी कर सकते हैं अपन, बताओ आज ही करना है या फिर डे आफ्टर टुमारो, परसों, आज की परसों, बताओ बताओ, कर सकते हैं अपन तुम्हारे साथ परसों परसों परसों। अरे बताओ, ऐसा ये मत करो, आलस मत दिखाओ, क्या लगता है तुमको? हाँ, परसों, 3 लोग परसों बोल रहे हो। हाँ यार, मेरे को तो अब भी पढ़ाने की इच्छा है। ऐसा तुम ऐसा करो कि कब खत्म होगा रे सीबीएस अपना, देखो तुम्हारे हिसाब से भाई, मेरी क्या। अच्छा बाय द वे, मैं सोच रहा था कि अपने क्लासेस को थोड़ा सा पेड रख दिया जाए, चलेगा क्या सबको? अगर पेड कर दिया क्लास को तो चलेगा? चालेल का? पेड मतलब ज्यादा भी नहीं, ज्यादा भी नहीं बोल, तो इतना ज्यादा पेड नहीं रखेंगे अपन इसको रखेंगे 1000 रुपीज पर मंथ, पर मंथ। चालेल का सगळ्यांना 1000 रुपीज पर मंथ? चालेल का? बाकी लोग भी बताओ ना, बाकी लोगों को चलेगा क्या? सानी का हंसने का क्या है इसमें, पेड अब, अरे अब सब कोचिंग क्लासेस ये हो रहे थे ना, 1000 रुपीज पर मंथ, 6 महीने में खत्म हो जाएगा, 6000 रुपए पर पर्सन, 6000 रुपए, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहेगा। 1000 रुपीज आई थिंक अफोर्ड कर सकते हो तुम लोग। नहीं तो ऐसा भी सिस्टम कर सकते हैं अपन, हर क्लास का 100 रुपया एंट्री फीस, 200 रुपया एंट्री फीस। जाने दो, मजाक कर रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ पेड वेड नहीं रखने वाला हूँ मैं, मजाक कर रहा था, बोला तुम सीरियस हो जाओगे नहीं तो। पैसे ऐसे इतुल्य इतुल्य पैसों के लिए तुमको तकलीफ दूंगा क्या मैं, 1000 रुपए के लिए? ठीक है, नहीं अगर तुम्हारी इतनी इच्छा है तो तुम दे सकते हो पैसे, ऐसे कुछ नहीं, अगर है क्या इच्छा तुम्हारी पैसे देने की, ऐसा कुछ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तुमको। अगर जो भी पेड़ के लिए रेडी है वो ऐसा करो, जो ऐसे है वो ऐसा करो, पेड क्लासेस को। ठीक है, पायल इज रेडी फॉर पेड क्लास, ओके। बाकी लोग भी बताओ, क्या अगर पेड रखना है या फिर क्या करना है बोल तो क्लास का। हाँ जाने दो यार, बताओ रे, ऐसा तुम शर्माओ मत, तुम्हारी इच्छा, बिंदास। फीस के बदले ट्रीट दे देंगे सर? ट्रीट मतलब तुम क्या? अच्छा हाँ, वो तो, अरे वो तो चल रहा है, वो तो साइड बाय साइड है, वो तो चलना ही चाहिए भाई, वो थोड़ी बंद होगा। अगली पार्टी मैं दूंगा तुमको, बोल तो जो अथर्व ने डाला, अथर्व है का आज? हाँ, अथर्व है। वो अगली पार्टी अथर्व ने डाला था ना सर, नेक्स्ट पार्टी फ्रॉम योर साइड, तब वो अथर्व ने बोल दिया अब करना पड़ेगा ना। जैसे अपना सीवीएस खत्म होगा ना, चलो, जैसे अपना सीवीएस खत्म होगा ना, एक पार्टी मेरी तरफ से रहेगी, कहाँ पे भी बोलो तुम, एक पार्टी फ्रॉम माय साइड, ठीक है? उसके बाद वाला अपन देखते हैं, ठीक है? ठीक है का? चलो यार स्टार्ट कर रहे हैं अपन, चलो चलो, टाइम वेस्ट नहीं करते अपन, पेड वाला देखते हैं अपन, नहीं करेंगे, टेंशन मत लो। एओर्टिक रिगर्जिटेशन, 10 मिनट का टाइम है, थोड़ा बहुत समझने का ट्राई करो, एटलीस्ट पैथोफिजियोलॉजी खत्म करते हैं इसकी, बाकी कुछ करो ना करो। पहली चीज, एओर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर प्रॉब्लम क्या होने वाली है? सबको पता है एओर्टिक वाल्व कहाँ पे लोकेटेड है, अपने एओर्टिक रूट में लोकेटेड है एओर्टिक वाल्व। अब देखो कॉजेस क्या क्या रह सकते हैं, कॉजेस क्या क्या रह सकते हैं, दो कॉजेस रह सकते हैं। एक तो वाल्व को ही डायरेक्टली डैमेज है, जो अपनी एओर्टिक वाल्व है उसको ही डैमेज हो गया, या तो क्या, एओर्टिक रूट जो है वो डायलेट हो गया। अब सोचो, अगर एओर्टिक रूट, अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, सोचो थोड़ा सा, ये अपना एओर्टा है, ये एओर्टिक वाल्व यहाँ पे, अब अगर ये डायलेट हो रहा है एओर्टिक रूट, तो ये वाल्व भी इधर उधर खिंच जाएगी, तो अगर ये खिंच जाएगी तो ये जब क्लोज होगी अच्छे से क्लोज नहीं हो पाएगी, तो उस वजह से रिकर्जिटेशन होगा। तो हर वो कंडीशन जिसके वजह से एओर्टिक रूट डायलेट हो रहा है, तो उसके अंदर क्या होने वाला है, एओर्टिक रिकर्जिटेशन होगा। जैसे कि देखो, एओर्टिक रूट डायलेट वाले कॉजेस क्या क्या है? एओर्टिक डिसेक्शन, सबको पता है क्या एओर्टिक डिसेक्शन, नाम सुना है क्या इसका? नाम सुना है? ठीक है, एओर्टिक डिसेक्शन हो गया।
फिर सिफिलिस, सिफिलिस के अंदर एन्यूरिज्म होता है, सबको पता होगा, सेकंड ईयर के टॉपिक है। हाइपरटेंशन, मार्फन सिंड्रोम। तो ये कुछ कंडीशंस है जिसके अंदर एओर्टिक रूट क्या होता है, वो डायलेट होता है, ठीक है। एओर्टिक रूट डायलेट होता है, जिस वजह से एओर्टिक रिकर्सिडेशन होता है। अब कुछ ऐसे कंडीशंस है जिसके अंदर वाल्व को ही डैमेज होता है, जैसे कि रूमेटिक हार्ट डिसीज हो सकता है जिसके अंदर वाल्व को ही डैमेज हो रहा है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है जिसमें भी वाल्व को डैमेज होता है। फिर बायकस्पिड एओर्टिक वाल्व हो सकता है, मैंने तुमको पहले ही बताया था। बायकस्पिड एओर्टिक वाल्व के अंदर एओर्टिक रिकर्सिडेशन होने का कितने परसेंट चांस था, बताओ कितने परसेंट चांस था बायकस्पिड एओर्टिक वाल्व के अंदर एओर्टिक रिकर्सिडेशन होने का? 20, करेक्ट पाए। तो 20% चांस था बायकस्पिड एओर्टिक वाल्व, सबको ये भी समझ में आया, तो 20% चांस था। तो बायकस्पिड एओर्टिक वाल्व और एल्डरली कैल्सिफिकेशन, तो ये कुछ ऐसे चीज है जिस वजह से एओर्टिक वाल्व को ही डैमेज हो जाएगा। तो ये वेल्व्यूलर कॉजेस है और ये एओर्टिक रूट के कॉजेस है। अब देखो, एओर्टिक रिकर्सिडेशन दो प्रकार का होता है, एक तो एक्यूट और क्रॉनिक। एक चीज मैं यहाँ पर बहुत साफ साफ बता देना चाहता हूँ तुम सबको कि मोस्ट कॉमन कौन सा है, मोर कॉमन कौन सा है, दैट इज अपना क्रॉनिक वाला। क्रॉनिक वाला इज मोर कॉमन एज कंपेयर टू एक्यूट वाला। अब एक्यूट एओर्टिक रिकर्सिडेशन के कॉजेस क्या क्या है? अब एक्यूट का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो है वो पल्मोनरी एडिमा हो जाता है। क्यों होता है बताऊंगा मैं। तो बहुत सिवियर सडनली उसको पल्मोनरी एडिमा होता है और वो बहुत सीरियस कंडीशन है। तो एक्यूट एओर्टिक रिकर्सिडेशन कैसी कंडीशन होती है? इट इज बेसिकली लाइफ थ्रेटनिंग, तो वो सर्जिकल एंड मेडिकल इमरजेंसी होता है। बट क्रोनिक वाला जो होता है दैट इज नॉट इमरजेंसी, वो इतना इमरजेंसी नहीं है। और मोस्ट कॉमन कौन सा है बोला मैंने, क्रोनिक वाला ज्यादा कॉमन है एक्यूट वाले से। तो अब एक्यूट एआर की क्या क्या कॉजेस हो, तो ये याद रखो कौन से ऐसे कंडीशन है जो एक्यूट एआर कर सकते हैं। एक तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, एओर्टिक डिसेक्शन और ट्रॉमा, अगर ये तीन है तो एक्यूट एआर होगा। और बाकी सब जितने भी ऊपर कारण लिखे गए हैं अगर उसके वजह से हो रहा है तो दैट विल कॉज क्रोनिक। समझ में आया सबको? एक्यूट एआर एंड क्रोनिक एआर। एक्यूट वाला इमरजेंसी है, ठीक है। एक्यूट एआर मैं लिखता हूं यहाँ पर, इट इज अ सर्जिकल इमरजेंसी। एक्यूट एआर क्या है? एक्यूट एआर इज अ सर्जिकल इमरजेंसी, समझ ले एवढं? अरे समझलं का? सर्जिकल एंड मेडिकल इमरजेंसी है, ठीक है। अब पैथोफिजियोलॉजी समझो, अब पैथोफिजियोलॉजी पे आते हैं अपन। हाँ, अब मजा आएगा तुमको। सिर्फ पैथोफिजियोलॉजी खत्म करते हैं, बाकी सब चीजें बाद में देखेंगे। ये देखो, ये क्या है अपना हार्ट, ये क्या है अपना हार्ट। अब देखो क्रॉनिक एआर के अंदर क्या होने वाला है। ये पैथोफिजियोलॉजी मेरे को समझने के लिए 2 दिन लगे थे, इतना भटका था मैं, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन अब समझ में आ गया तो अब इजी है। बहुत कंफ्यूजिंग है लेकिन बहुत इजी कर दिया है मैंने। देखो क्रॉनिक एआर के अंदर क्या होने वाला है। अब क्रॉनिक एआर के अंदर तुमको सबको पता है एओर्टिक रिकर्सिडेशन मतलब क्या है, लीकेज हो रहा है। यार तुमको भी कुत्तों की आवाज आ रही है क्या साइड से? आ रही है क्या? कुत्तों की आवाज आ रही है क्या सबको? रुको मैं दरवाजा बंद करता हूँ, बहुत कुत्ते भौंक रहे, 1 मिनट दो, 1 मिनट। ठीक है चलो, क्या बोल रहा था मैं। देखो अब एओर्टिक रिगर्जिटेशन है मतलब क्या, बैकफ्लो ऑफ ब्लड होने वाला है अपने एओर्टा से अपने लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब देखो, हमेशा याद रखो क्रोनिक एआर के अंदर जो लीक डेवलप हो रहा है, ये जो बैकफ्लो हो रहा है उसको अपन लीक बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको अपन? लीक बोलेंगे। तो क्रोनिक एआर के अंदर ये जो लीक डेवलप हो रहा है, ये जो लीक डेवलप हो रहा है वो स्लो है। कैसा है वो? स्लो है। इतना बस डिफरेंस याद रखो। एक्यूट एआर के अंदर क्या होने वाला है, सडनली लीक हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा ब्लड जो है वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा। क्रोनिक एआर के अंदर धीरे धीरे आराम से 1-1 ml 2-2 ml साल ब साल वो आराम आराम से बढ़ते जाएगा। सबको इतना डिफरेंस क्लियर है? इतना डिफरेंस क्लियर है? एक्यूट के अंदर सडनली लीक हो जाएगा, क्रोनिक के अंदर धीरे धीरे लीक होते जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? अरे सांगा यार, ये टॉपिक अच्छा टॉपिक है भला, बताओ। ठीक है, तो क्रॉनिक के अंदर जो लीक है वो स्लोली स्लोली डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होने वाला है, देखो अब ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। जब डायस्टोल हो रहा है, जब डायस्टोल हो रहा है तब क्या होने वाला है, रिकर्जिटेशन होने वाला है। अपने एओर्टा से ब्लड कहाँ पे आने वाला है? वेंट्रिकल में आने वाला है। तो अब क्या होने वाला है, वेंट्रिकल के अंदर क्या होने वाला है सोचो। तो वेंट्रिकल के अंदर वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर लीक हो रहा है तो वेंट्रिकल के अंदर क्या होने वाला है, वॉल्यूम ओवरलोड होगा। बट ये स्लोली स्लोली प्रोग्रेस हो रहा है, ऐसा नहीं कि सडनली बहुत ज्यादा आ गया। साल ब साल धीरे धीरे लीक बढ़ते जा रहा है। इस वजह से तुम्हारे वेंट्रिकल को टाइम मिल जाता है। वेंट्रिकल को टाइम मिल जाता है मतलब क्या, स्लोली स्लोली हो रहा है। इस वजह से तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी डेवलप करेगा। अब सबको पता है अगर वेंट्रिकल ओवरलोड है तो इसी को मैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बोल सकता हूँ कि नहीं? ईडीवी, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम।
तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ रहा है तो तुम्हारा क्या बढ़ रहा है बताओ, प्री लोड या आफ्टर लोड, क्या बढ़ रहा है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है मतलब क्या बढ़ रहा है, प्री लोड या आफ्टर लोड? प्री लोड, करेक्ट। तो प्री लोड बढ़ रहा है, और अगर प्री लोड जब भी बढ़ता है, मैंने तुमको कल बताया था, तब कौन सी हाइपरट्रॉफी डेवलप होती है? इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी डेवलप होती है। इसेंट्रिक मतलब मसल मास आउटसाइड और इनसाइड। बताओ, इसेंट्रिक मतलब मसल मास आउटसाइड और इनसाइड। यहाँ पे मसल मास आउटसाइड, आउटसाइड, करेक्ट सानिका, करेक्ट पाया। तो आउटसाइड मसल मास ऐड है, तो इस वजह से हाइट क्या होता है, धीरे 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 बढ़ना चालू होता है। अब सोचो, अगर इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी हो रहा है तो ऑब्वियसली हाइट की साइज बढ़ जाएगी, उसको अपन बिग हाइट बोलते हैं या फिर कॉर बोवाइन बोलते हैं। अब कॉर बोवाइन मतलब क्या है? बोवाइन मतलब तुमको पता होगा ना, काऊ, काऊ को बोवाइन बोलते हैं। अब काऊ का हाइट बहुत बड़ा है, अपना हाइट बहुत बड़े साइज का हो जाता है, तो उसको ऐसे कॉर बोवाइन, बहुत बड़े साइज का हाइट, कॉर कॉर बोवाइन ऐसा बोलते हैं। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होता है। अब इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी अगर हो गया इसका, तो तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर सकता है? इट कैन होल्ड ह्यूज वॉल्यूम विदाउट मेजर प्रेशर राइज। सोचो सोचो सोचो, अगर उसका इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी हो रहा है तो वो क्या बोलेगा, चलो हाइपरट्रॉफी होने दो, होने दो, कितना भी मेरे पास रिगर्जिटेट आने दो, मैं धीरे धीरे मेरा साइज बढ़ाते जाऊंगा हाइपरट्रॉफी के द्वारा, तो मैं उतने वॉल्यूम को एकोमोडेट कर सकता हूँ। तो साल ब साल क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल एकोमोडेट कर सकता है एक्स्ट्रा वॉल्यूम को। समझ में आ रहा है अभी तक? समझ में आ रहा है? इट कैन होल्ड, अरे समझते हैं कि नहीं? तो इट कैन होल्ड ह्यूज वॉल्यूम विदाउट मेजर प्रेशर राइज, ज्यादा प्रेशर राइज नहीं होगा, बट स्टिल वो अच्छा खासा वॉल्यूम पकड़ के रखेगा। इसीलिए क्रोनिक एओर्टिक रिकर्सिडेशन वाला प्रेशर, प्रेशर नहीं, क्रोनिक एओर्टिक रिकर्सिडेशन वाला इंसान असिम्टोमेटिक रहेगा बहुत सालों तक, उसको सिम्टम्स ही नहीं आएंगे, क्योंकि वो, तुमको पता है, लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेगा चल आने दे, एक्स्ट्रा वॉल्यूम आ रहा है, धीरे धीरे मैं हाइपरट्रॉफी करूंगा और मेरा प्रेशर राइज होने नहीं दूंगा, तो एक्सपांड धीरे धीरे होते जाऊंगा मैं। ठीक है, अब देखो, ये तो मैंने ऑलरेडी तुमको बता दिया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल इसके अंदर ह्यूज है और प्रीलोड भी इसके अंदर ज्यादा है, तो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जब सिस्टोल करेगा, बहुत फोर्सफुली वो सिस्टोल करेगा, बहुत फोर्सफुली। एक तो इतना ज्यादा हाइपरट्रॉफी हुआ है उसमें, उसके बाद इतना ज्यादा प्रीलोड है, तो सिस्टोल को क्या करेगा, बढ़ाएगा, तो फोर्सफुली सिस्टोल करेगा, जिस वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ता है। तो तुमको याद होगा कॉरिगन्स पल्स अपने को देखने को मिलता है, याद है क्या सबको? कॉरिगन्स पल्स आठवते का? रैपिड राइज एंड रैपिड फॉल आठवते? रैपिड राइज एंड रैपिड फॉल याद आया? रैपिड राइज रैपिड फॉल क्यों हो रहा था? क्योंकि अब ये इतना फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम सडनली बढ़ रहा है, इस वजह से सिस्टोलिक बीपी रैपिडली राइज। बट डायस्टोल में क्या हो रहा है, बैक फ्लो हो रहा है ब्लड का, रिगर्जिटेट हो रहा है, तो डायस्टोलिक बीपी सडनली डिक्रीज हो रहा है, इस वजह से रैपिड राइज एंड रैपिड फॉल। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉरिगन्स पल्स अपने को कौन से कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है? इट इज सीन इन द कंडीशन, कौन से कंडीशन के अंदर? क्रॉनिक एआर के अंदर अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, क्रॉनिक एआर के अंदर अपने को देखने को मिलता है। तो सालों तक तो इंसान असिम्टोमेटिक था, लेकिन वेंट्रिकल का इतना भी बड़ा नहीं कि वो बॉडी के बाहर चले जाएगा, धीरे धीरे कभी ना कभी तो उसकी लिमिट आएगी ना। तो कुछ साल जैसे ही बीत जाएंगे, आफ्टर सम ईयर एक डिकम्पेंसेशन वाली स्टेट आएगी। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या बोलेगा, भाई मैं अब एक्सपैंड नहीं कर पाऊंगा। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या बोलेगा, अब मैं एक्सपैंड नहीं कर पाऊंगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल अगर बोल रहा है मैं एक्सपैंड नहीं कर पाऊंगा, इस वजह से क्या होने वाला है, कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन होगा। अब इतना बड़ा लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया है, वो इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तुमको याद होगा हार्ट फेलियर, बताओ मेरे को, अगर कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन है तो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर होगा या डायस्टोलिक हार्ट फेलियर होगा? कैसा हार्ट फेलियर होगा? अगर कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन है तो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है क्या डायस्टोलिक हार्ट फेलियर? 2 मिनट में खत्म कर रहे हैं अपन, बताओ, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर या फिर डायस्टोलिक हार्ट फेलियर? बताओ बताओ। सिस्टोलिक, करेक्ट तेजा। कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं ना, तो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है, सिंपल। तो अगर इतने बड़े साइज का वेंट्रिकल हो गया कि वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा, तो पहले तो क्या होगा, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर उसको डेवलप होगा, लेफ्ट हार्ट फेलियर उसको डेवलप होगा। अब सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है तो कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम बाद में कम हो जाएगा। स्टार्टिंग में तो बढ़ रहा था, जब तक उसको कॉम्पेंसेट कर रहा था, जब तक लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था, एकोमोडेट कर रहा था, स्ट्रोक वॉल्यूम बराबर जा रहा था, बढ़ रहा था। लेकिन अब क्या हो गया कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, इस वजह से कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम कम हुआ, जिस वजह से एंजाइना डेवलप हुआ। सबको समझ में आया एंजाइना क्यों डेवलप हुआ? समझ में आया? अब ये जो एंजाइना डेवलप होता है, ये आफ्टर 10 to 12 ईयर्स होता है, ऐसा नहीं कि सडनली होता है, धीरे 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 प्रोग्रेस होता है। तो एंजाइना हो गया। अब उसके बाद और सोचो और क्या होने वाला है। अब मैं क्या बोला कि लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपांड नहीं कर पा रहा, वो मैक्सिमम लिमिट तक आ गया, तो उस वजह से क्या होगा, प्रेशर बिल्डअप होगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, बैक फ्लो हो रहा है ना ब्लड का। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपांड हो पाता तो प्रेशर बिल्डअप को वो होल्ड कर सकता था, लेकिन बैक फ्लो ऑफ ब्लड हो रहा है वेंट्रिकल के अंदर,
तो वो प्रेशर को होल्ड नहीं कर पा रहा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो अल्टीमेटली बैक प्रेशर इंक्रीज होगा, तो लेफ्ट एट्रियम का भी प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, फिर अल्टीमेटली पल्मोनरी एडिमा डेवलप होगा, और पल्मोनरी एडिमा होने के बाद में क्या होगा बताओ, सिम्टम क्या होगा, इसके अंदर सिम्टम क्या आएगा, इसको पल्मोनरी एडिमा के अंदर सिम्टम क्या आएगा, सांगा सांगा, डिस्निया, करेक्ट तेजल, तो डिस्निया आएगा, तो डिस्निया आ रहा है, और ये डिस्निया और ये जितने भी सिम्टम्स आ रहे हैं एंजाइना और पल्मोनरी एडिमा, ये 10 से 12 साल के बाद ये आते हैं। तो ये हो गई अपनी पैथोफिजियोलॉजी अपने क्रोनिक एआर की। सबको समझ में आई क्रोनिक एआर की पैथोफिजियोलॉजी, क्यों इतने साल बाद सिम्टम्स आ रहे हैं, समझ ल, समझ लगा मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो, समझ लगा, ठीक है, तो ये पैथोफिजियोलॉजी है। अब देखो तुमको 3 मिनट के अंदर अगर एक्यूट एआर पढ़ना है तो पढ़ा सकता हूं मैं 10:35 तक, चलेगा क्या सबको, क्योंकि डिफरेंस क्लियर हो जाएगा क्रोनिक और एक्यूट का, उधर ही क्लियर हो जाएगा। चलता है क्या 3 मिनट, चलता है क्या सबको, सबको सबको चलना चाहिए, ऐसा नहीं, अथर्व तेजल बाकी लोग भी बताओ, 3 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, बताओ बताओ बताओ, ओके ओके ओके। देखो देखो ये हो गया अपना क्रोनिक एआर। अब एक्यूट एआर के अंदर क्या होने वाला है, एक्यूट एआर के अंदर क्या होने वाला है, सडन सिवियर लीक होने वाला है, सडनली, उसके अंदर धीरे धीरे लीक हो रहा था लेकिन इसके अंदर सडनली लीक हो गया। तो अब अगर वो सडनली लीक हो गया तो तुम्हारे लेफ्ट वेंट्रिकल को इतना टाइम ही नहीं मिलता एक्सपांड करने को। लेफ्ट वेंट्रिकल अगर धीरे धीरे लीक हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या बोलेगा, भाई आराम आराम से आ, मैं मेरा हाइपरट्रॉफी करके वॉल्यूम बढ़ाते जाऊंगा। लेकिन अगर एक्यूट एआर है तो सडन सीवियर लीक हो जाता है। अब अगर सडन सीवियर लीक हो गया तो लेफ्ट वेंट्रिकल का एंड डायस्टोलिक प्रेशर सडनली राइज कर जाएगा, बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ जाएगा उसके अंदर। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर सडनली राइज कर गया तो सडनली अपने लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर राइज करेगा, और अगर लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर राइज करेगा सडनली तो फिर एक्यूट पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। वो तो जो पल्मोनरी एडिमा क्रोनिक वाले के अंदर धीरे धीरे आ रहा था वो यहाँ पर एक्यूट रहेगा और सडन रहेगा, वो यहाँ पर कैसा रहेगा, एक्यूट रहेगा और सडन रहेगा। ये डिफरेंस सबको समझ में आया, क्यों पल्मोनरी एडिमा सडन रहेगा, क्योंकि लीक एकदम फटाफट हो गया, प्रेशर इतना टाइम ही नहीं मिला ना वेंट्रिकल को एक्सपांड होने का, तो फटाफट वो एक्सपांड हो गया, एक्सपांड नहीं हो पाया तो बैक प्रेशर बढ़ते गया और अल्टीमेटली डिस्निया होगा। समझ में आया कि नहीं, बताओ फास्ट 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 फास्ट, 1 मिनट का टाइम है मेरे पास, बताओ बताओ, नहीं समझा तो ऐसे करो, नहीं समझा तो ऐसे करो, अरे कुछ तो रिस्पॉन्स तो दो, समझा कि नहीं मित्रांनो, नहीं बता रहे हो यार, बाकी लोगों को नहीं समझा क्या, मैं आगे नहीं जा पाऊंगा यार अगर नहीं समझा होगा तो, फिर कैसे बताओ तो सही, समझा कि नहीं। अरे सिंपल है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें सडनली लीक हो रहा है, फटकन डायस्टोल के अंदर बहुत सारा वॉल्यूम ऑफ ब्लड अपने लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जा रहा है, तो अगर बहुत सारा वॉल्यूम ऑफ ब्लड फटाफट वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा तो वेंट्रिकल को एक्सपांड होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो इस वजह से उसके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर बढ़ेगा, फिर पल्मोनरी वेन का बढ़ेगा, फिर लंग्स का बढ़ेगा, फिर पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, और ये इतना फास्ट हो रहा है उस वजह से उसको एक्यूट पल्मोनरी एडिमा बोल रहे हैं अपन। समझ में आया, आप समझ में आया, आता कळालं, ठीक है, तो एक्यूट पल्मोनरी एडिमा। और इसके अंदर क्या होने वाला है, फॉरवर्ड फॉरवर्ड कार्डियक आउटपुट फॉल्स। फॉरवर्ड कार्डियक आउटपुट का क्या मतलब है, देखो सडनली लीक हो रहा है, मैंने क्या बोला, अगर लीक हो रहा है तो फिर क्या होने वाला है, कार्डियक आउटपुट अपना क्या होने वाला है, कम होने वाला है फॉरवर्ड वाला, क्योंकि बहुत सारा वॉल्यूम जितना भी जा रहा है। अब मान लो कि इतना वॉल्यूम इजेक्ट हो गया सिस्टोल के अंदर, सिस्टोल के अंदर इतना वॉल्यूम इजेक्ट हो गया, लेकिन सडनली क्या हो रहा है, उसमें का बहुत सारा वॉल्यूम लीक हो जा रहा है, बहुत सारा वॉल्यूम लीक हो रहा है डायस्टोल के अंदर। तो अगर ये बहुत सारा लीक हो रहा है तो फिर क्या होने वाला है, फॉरवर्ड कार्डियक आउटपुट जो है, जो जितना ज्यादा होना चाहिए था वो क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। तो अगर वो फॉल होगा तो फिर क्या सिम्टम्स आएंगे अपने, कार्डियोजेनिक शॉक, एंजाइना और हाइपोटेंशन आएगा, तो ये आएगा। बट इसके अंदर अगर तुम देखो एक्यूट एआर के अंदर अपने को कॉरिगन्स पल्स देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज रीजन मैं नहीं बता रहा तुमको, बताओ कॉरिगन्स पल्स अपने को एक्यूट एआर के अंदर क्यों नहीं देखने को मिलेगी, टाइप करो, टाइप करो, एक्यूट एआर के अंदर कॉरिगन्स पल्स क्यों नहीं देखने को मिलेगी, क्या लगता है तुमको, टाइप करा, टाइप करो टाइप करो टाइप करो, बताओ 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 बताओ, कॉरिगन्स पल्स क्यों आ रही थी, बिकॉज ऑफ, बताओ ना, अरे सांगा, गेस करा, आठवा, खूब सिंपल है। मैं इतने दिनों से सोचता था दोनों के अंदर कॉरिगन्स पल्स आती है, लेकिन सिर्फ क्रॉनिक के अंदर आती है। एक्यूट के अंदर अगर तुम सोचो, एक्यूट के अंदर कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, जितना जा रहा है ब्लड फटाफट जो है वो बैकफ्लो हो रहा है, रिगर्जिटेट हो रहा है, लीक हो रहा है फटकन, तो अगर वो लीक हो रहा है तो उतना जर्क ऑफ प्रेशर से सिस्टोलिक बीपी नहीं आ पाएगा,
तो अगर उतना जर्क ऑफ प्रेशर से सिस्टोलिक नहीं आएगा तो फिर वो कॉरिगन्स पल्स या फिर कोलॅप्सिंग पल्स नहीं देखने को मिलेगी. समजलं सगळ्यांना? पैथोफिजियोलॉजी क्लियर. इसके डिफरेंस बहुत बार पूछते हैं तुमको. एक्यूट वाला इमरजेंसी क्यों है, क्रॉनिक वाला धीरे धीरे क्यों डेवलप हो रहा है. एक्यूट वाले के अंदर उसको टाइम नहीं मिल रहा है, फटकन जो है वो प्रेशर बढ़ रहे हैं और पल्मोनरी एडिमा हो रहा है, फिर एंजाइना हो रहा है. समझ में आया ना सबको पूरा पैथोफिजियोलॉजी? समझलं? अरे समझलं की नहीं? ओके सर, एक बार कॉरिगन्स मतलब क्या है कि सडन सिस्टोलिक बीपी बढ़ रहा है, फिर डायस्टोलिक बीपी कम हो रहा है. अब इसके अंदर सोचो, मैंने क्या बोला कि सडनली लीकेज हो रहा है, बहुत सारा लीकेज हो रहा है, तो इस वजह से इतना कार्डियक आउटपुट आगे नहीं जा पाता. और इतना कार्डियक आउटपुट आगे नहीं जा पाएगा तो वो इतना जोर से जो है वो अपना असेंड नहीं करेगा पल्स, तो वो कॉरिगन्स पल्स इसके अंदर नहीं देखने को मिलता. ठीक है तेजल? ठीक है. ठीक है, अब मैं प्लीज तुम क्या करो, मेरे को अभी के अभी नोट्स मांगो. इसके बाद थोड़ा आधे घंटे बैठो और इसको नोट डाउन करके लो. अभी के अभी नोट डाउन करोगे तभी लॉजिक क्लियर होंगे तुमको. ठीक है, कल तक थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट भूल जाओगे तुम. मैं तुमको नोट्स भेजता हूँ, मेरे को बस रिमाइंड करो. ठीक है, बाकी क्लिनिकल फीचर्स मैनेजमेंट अपन कल देखेंगे, परसों देखेंगे. ठीक है, चलो खत्म करते हैं आज के सेशन को. गुड नाइट गाइज, बाय बाय.